हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना शंकर सर और हम शुरू कर रहे हैं इस सीरीज का एक और चैप्टर जिसका हेडिंग है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम इस चैप्टर का सर वेटेज क्या है तो मैं बता दूं आपको, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें अराउंड मिनिमम 3 क्वेश्चन हर एग्जाम सेट में हमें दिखने वाले हैं। सीईटी का हर वो एग्जाम सेट, इसमें मिनिमम 3 क्वेश्चन तो मुझे दिखेंगे ही दिखेंगे। तो सर इस चैप्टर की डिफिकल्टी आपको क्या लगती है? तो बिल्कुल बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा और इसमें के सारे विथ एक्सप्लेनेशन पीवाईक्यूज, पहले तो कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन है और सडनली उसके बाद पीवाईक्यूज लिए गए 2025 के। इफ किसी टॉपिक पे अगर एक आध क्वेश्चन पॉसिबिलिटी स्किप हो रही है तो मैंने 2024 और 23 के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं। मतलब 100% पॉसिबिलिटीज, ऑल क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज के साथ, एक्चुअल पीवाईक्यूज के साथ इस चैप्टर को पूरा कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो ये जो भी 1.5 या पौने 2 घंटे का लेक्चर है, आप लोगों को एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, सारे पॉइंट्स जरूरी है। तो देन आई विल मेक श्योर, या फिर मैं गारंटी के साथ आपको बोलूंगा कि आपकी 3 क्वेश्चन की यानी आयोनिक इक्विलिब्रियम की 100% प्रिपरेशन हो चुकी है। तो शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट, इस टॉपिक में हमें से पढ़ना क्या है। तो एकदम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से देखते हैं व्हाट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। अगर हम लोग यही चैप्टर एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ते तो उसमें लिखा हुआ है, चैप्टर का हेडिंग सिर्फ इक्विलिब्रियम, जो ऑफिशियली क्लास 11th एनसीईआरटी में दिया है। और उसमें इक्विलिब्रियम के 2 पार्ट्स है, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक है आयोनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि जैसे मान लो अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इधर बर्फ है और इधर उस पानी है। तो जैसे ही अगर 0 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन रखता हूं तो बर्फ थोड़ा सा मेल्ट होके अगर पानी में कन्वर्ट हो गया तो वापस से उतना ही पानी जो है वो वापस से क्रिस्टलाइज होके बर्फ बन जाता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, इसका इक्विलिब्रियम आना। ये हुआ केमिकल लेवल पे। वही अगर इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट सर? इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वो कंपाउंड्स जिनके आयंस बनते हो, है ना। तो ऐसे वाले कंपाउंड जिनमें कौन कौन आएगा, या तो एसिड्स आएंगे या तो बेसेस आएंगे, या फिर उन दोनों को मिक्स करो तो अपने पास क्या आएंगे, सॉल्ट्स आएंगे, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वो सारे कंपाउंड्स, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स जो आयंस में ब्रेक होते हैं इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर मान लो मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ए बी सॉल्ट है जो कि मे बी सॉलिड था, अब मैंने उसको क्योंकि पानी में डाल दिया तो ये ए प्लस में टूटेगा और मे बी बी माइनस में टूटेगा। ये इसके आयंस है। अब होता यह है कि कुछ ए बी ए प्लस बी माइनस में ब्रेक होते हैं, कुछ कंबाइन होके वापस ए बी बनाते हैं। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होना, यानी कि इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोनाइज्ड आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के क्या टाइप्स है और उनको कैसे याद रखा जाता है, कैसे सीखा जाता है, बाय अ ट्रिक। सबसे पहले मेरे पास एक आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो 100% डिसोसिएट होते हैं, यानी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, टुकड़े 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 हो जाते हैं। तो इनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो नो डाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिफिनेशन क्या हुआ सर? ये इनकम्प्लीट डिसोसिएट होते हैं, इनकम्प्लीटली डिसोसिएट्स या डिसोसिएशन, है ना। मतलब आपने अगर 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, तो वो 100 के 100 प्लस माइनस में ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं है, वो थोड़े कम एक्सटेंट पे डिसोसिएट होते हैं, मे बी 90, मे बी 80, मे बी 70, वट एवर इट मे बी। अब मुझे याद रखना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, सबसे पहले तो मुझे याद रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखने के लिए मैं एक आसान सा ट्रिक याद रखूंगा कि इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन नहीं आता हो, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड कैसे रहेंगे सर? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये हुई आपकी ट्रिक। हाँ, बस इतना याद रखना, इतना याद रखना, इनमें एक HF ऐसा होता है, अलग से लिख के भी दे दूंगा, डोंट वरी। एग्जांपल्स HCl, HBr, HI, HCl, अच्छा HCl तो हो गया, HNO3। देखो इसमें कार्बन नहीं आ रहा है, इनऑर्गेनिक है। H2SO4, H3PO4, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग में आते हैं। फिर दूसरा कैटेगरी क्या होता है सर? दूसरा कैटेगरी स्ट्रॉन्ग में मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस का होता है। तो कैसे याद रखूंगा? स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस वो है, क्या आप लोगों को ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट्स को लर्न करने की ट्रिक पता है? ट्रिक कुछ ऐसी होती है कि ग्रुप 1 के लिए होती है ली,
ना की रब से फरियाद, आपको याद रहेगा, है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ग्रुप 1 एक बॉन्ड बनाता है तो उनके साथ एक एक OH जोड़ देना है। एक एलिमेंट के साथ OH आता है तो इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड। तो ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड्स। तो ट्रिक क्या है आपके पास सर? ट्रिक है कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इनके क्या करो आप, हाइड्रोक्साइड्स लिख दो। हाइड्रोक्साइड्स माने इनके साथ OH लगा दो तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस है, दैट्स इट। जैसे ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 की ट्रिक क्या आपको पता है? कुछ ऐसी होती है क्या? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये ग्रुप 2 है, ये कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो इनके साथ OH कितने जाएंगे? 2 OH जाएंगे। तो ये सारे के सारे OH ट्वाइस जो है ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस है। तो क्या एकदम ट्रिक साफ है? इनऑर्गेनिक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ग्रुप 1 एंड 2 के साथ OH जुड़ता है तो वो वीक स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर मैं आगे चलता हूं, फिर मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट में पहले कौन आएंगे सर? तो पहले अपन बात करेंगे वीक एसिड की जो कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो रहे हैं। तो इनका ट्रिक याद रख लेना, जैसे यहाँ पे था अपना, यहाँ पे क्या था? इनऑर्गेनिक एसिड, वैसे यहाँ पे याद क्या रखना है? ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, है ना, ऑर्गेनिक एसिड। कौन कौन है सर? एग्जांपल बताओ। जैसे HCOOH, मिथेनोइक एसिड, तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड चलेंगे, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। इसके अलावा अलग क्या है सर? HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, H2CO3, देखो H2CO3, ये सारे के सारे जो है मेरे पास कैसे है? ऑर्गेनिक है, कार्बन से बने हुए हैं, ये वीक एसिड में होते हैं। बस एक मुझे याद रखना है, HF जो होता है वो इवन दो ऑर्गेनिक नहीं है लेकिन इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये जल्दी नहीं टूटता है, H+ नहीं देता है, तो ये वीक में आएगा। ये एक्सेप्शन उतना याद रख लेना। फिर सर मुझे आगे क्या याद रखना है? आगे मुझे याद रखना है वीक बेसिस। तो जैसे आपने बोला था कि सर ग्रुप 1 एंड 2, ट्रिक क्या याद रखना है कि ग्रुप 1 एंड 2 को अगर स्ट्रॉन्ग बोला है हाइड्रोक्साइड्स को, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं? यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स अदर देन, आसान सा ट्रिक, हाइड्रोक्साइड्स अदर देन ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 1 एंड 2। तो ग्रुप 1 एंड 2 में छोड़ के किसी और के साथ OH आ रहा है तो उसको समझ जाओ कि वो क्या है आपका? वो है आपका वीक बेस। जैसे एग्जांपल बताओ सर, एग्जांपल NH4OH। देखो NH4 ये तो एक जैसे आयन है, तो ये एलिमेंट है नहीं ग्रुप 1 और 2 का। दूसरा CuOH ट्वाइस, देख लो। इसके अलावा AlOH थ्राइस, AlOH थ्राइस। तो पहला कंसेप्ट तो यही है कि मुझे ये पता चलना चाहिए, क्योंकि जब ये पता चलेगा तो आगे एक और कंसेप्ट आएगा। कौन सा वाला आएगा? तो एक कंसेप्ट होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वो तभी सॉल्व होगा जब आप लोग इसको अच्छे से पहचान पाओगे। तो ये हो गया ऑल अबाउट अपना टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे आया है। क्वेश्चन पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। CET 2025 पूछ रहा है सर, है ना, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो बताओ, ऑर्गेनिक एसिड वीक है, अदर देन ग्रुप 1 एंड 2 वीक है, कार्बन का एसिड ऑर्गेनिक एसिड वीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये जो सॉल्ट है NH4Cl ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कोई बोलेगा सर आपने इसको तो लिस्ट में पढ़ाया नहीं। अरे याद रखना, किसी भी सॉल्ट में ग्रुप 1 या 2 या फिर हेलोजन में से कुछ आता है, ग्रुप 1 वाला, ग्रुप 2 वाला, है ना, या फिर हेलोजन आता है, तो नो डाउट इनकी टेंडेंसी है फटाफट प्लस में टूटना, इनकी फटाफट माइनस में टूटना। तो उन केसेस में अपने इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हो जाते हैं सर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं। इसको मुझे अच्छे से याद रखना है। तो आंसर था NH4Cl। तो ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं आगे। अपन ने बोला सर कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। तो इतना तो पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉर्टेड है, पूरी तरह से डिसोसिएट होते हैं, लेकिन वीक का क्या? वो कितना डिसोसिएट होते हैं? और डिसोसिएट होते हैं तो सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट सेम डिसोसिएट होते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी इनकम्प्लीट डिसोसिएट होता है, सारे सेम थोड़ी होते हैं। तो इसे स्टडी करने के लिए एक सिंबल निकाला गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं सर? मान लो मेरे पास 10 मॉलिक्यूल थे जिसके डिसोसिएट कितने हो गए? 8। तो इसके मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास टोटल कितने थे? 10 और डिसोसिएट कितने हो गए? 8। तो ये मेरा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन सर वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट तो होते नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जितने लिए थे उतने डिसोसिएट हो गए, तो 10/10 आंसर 1 आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट
एटलीस्ट एक से तो कम डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा आ रहा है, तो ये हमेशा पॉइंट्स में आंसर आता है। अगर ये आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो आसान करने के लिए मैं क्या करता हूं, अल्फा के बदले में लेता हूं परसेंट अल्फा, परसेंटेज निकालता हूं। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, इंटू 100, 10 में से 8 इंटू 100। तो वही बात हो गई, एक और टर्म निकाला गया, कौन सा, परसेंट डिसोसिएशन, यानी परसेंट अल्फा निकाला गया। और क्या होता है इसका फॉर्मूला, अल्फा इंटू 100, यही तो था, अल्फा इंटू 100। एक छोटी सी नोट याद रखना, इसका प्रूफ आगे एक जगह पे बताऊंगा मैं। इफ नॉट मतलब ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, वो एक डेरिवेशन में आता है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अभी अपन इसको डायरेक्टली याद रखा तो भी चलेगा। आपको याद रखना है कि मान लो आपके पास अगर एक सॉल्ट Ha था और वो डिसोसिएट हो गया मान लो H प्लस में और A माइनस में, तो जब इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा रहा होता तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको याद रखना है अल्फा इंटू सी, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन आपको याद रखना है अल्फा इंटू सी। तो आपको याद रखना है एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो चाहे वो कैटायन रहे चाहे वो एनायन रहे, इनका कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू सी याद रखना है। ओके, फिर अपन ने बोला कि सर ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जो प्लस माइनस में टूट रहे हैं, मोस्टली एसिड है, बेसिस है या सॉल्ट्स है। तो सिलेबस में हमें दिया है कि पहले तो आप एसिड एंड बेसिस को समझो। इंट्रोडक्शन में बताया है, टेक्स्ट बुक में जो बाय चांस सीईटी में आ सकता है, आप लोगों को शायद से पता रहेगा, कुकिंग में जो विनेगर यूज होता है उसमें एसिटिक एसिड कंटेंट होता है अराउंड 40% वगैरह। लेमन्स या फिर जो भी सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स है उसमें सिट्रिक एसिड होता है। जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, एंटासिड जो टैबलेट या सिरप होते हैं उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिड को न्यूट्रल करने के लिए इस बेस को यूज करते हैं। जितने भी इन जनरल हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट है उनमें अमोनिया होता है। और इतना ही नहीं, टैमरिंड जो होती है उसका खटास जो होता है सोर इन टेस्ट, तो वो होता है टार्टैरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस में क्या दिया है सर। सबसे पहले मुझे जो थ्योरी दी है वो थ्योरी दी है अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कतई आसान सा थ्योरी है सर। अर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस आयंस को लूज करते हैं, H प्लस को लूज करते हैं, और बेसिस वो होते हैं जो OH माइनस आयंस को लूज करते हैं। तो इनके अगर एग्जाम्पल बताने की बात आ गई तो जरा समझो बात को। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, HCl H प्लस को लूज करेगा, HNO3 ये H प्लस को लूज करेगा। वीक में बात करते हैं HCOOH ये भी H प्लस को लूज करेगा। सिमिलरली अगर बेसिस की बात करें तो ये OH माइनस देंगे, जैसे NaOH है, जैसे KOH है। अगर वीक में अगर मैं बात करूं तो NH4OH है। तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल जो OH देते हैं वो बेस है और जो H प्लस देते हैं वो एसिड है। इतना ही नहीं, यहाँ पे एक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है कि अपने डाइजेशन के लिए जो जरूरी होता है गैस्ट्रिक जूस, उसमें जो एसिड होता है वो HCl होता है, वो अरेनियस एसिड है। ओके, दूसरी थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गारंटी कर रहा हूं यहां से क्वेश्चन आने का तगड़ा चांस है, ये स्टार मार्क है, आईएमपी है, और वो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। इसको सर कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी भी बोला जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। फिर सर इसमें एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या है, तो जरा समझो बात को, यहां से क्वेश्चन भी पक्का आने वाला है। इनका कहना है कि अगर आपके पास एक एसिड है, मान लो एसिड है Ha, तो इनके हिसाब से एसिड विल लूज H प्लस, ये लूज करेगा H प्लस टू गिव H प्लस और A माइनस। तो ये जो A माइनस बचेगा ये उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ऐसा क्यों, अभी समझाता हूं। तो इनके हिसाब से एसिड वो होता है जो H प्लस को लूज करता है ना, एसिड। और इनके हिसाब से बेस, मान लो आपको कोई एक बेस का एग्जांपल लेना था, बेस, तो मान लो कोई एक बेस था अपने पास, एक रियल एग्जांपल ही लेके चलते हैं, मान लो NH3, NH3 अगर एक बेस है तो इनके हिसाब से बेस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। ऑब्वियस है, NH3 अपनी लोन पेयर देके एक्सेप्ट करेगा तो NH4 प्लस बनेगा। तो अगर एक बेस ने एक H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया तो जो बनेगा वो उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ऐसा ये थ्योरी है। अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है इनके हिसाब से, एसिड क्या करता है, H प्लस को लूज करता है। H प्लस को लूज करने के बाद जो बचता है वो क्या होता है, वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है ना, टू गिव, ऐसे लिखता हूं टू गिव तो समझ में आ जाएगा।
एसिड H प्लस को लूज करेगा टू गिव कॉन्जुगेट बेस। और फिर इनके हिसाब से बेस क्या है सर, तो अगेन वही बेस क्या करेगा, तो बेस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, निगेटिव चार्ज या लोन पेयर देके उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और इससे क्या मिलेगा, टू गिव बेस के बदले में मिलेगा कॉन्जुगेट एसिड। इस थ्योरी को बोला जाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। एसिड H प्लस को लूज करेगा, जो बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस है, बेस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड है। देखो ध्यान से, अगर ये एसिड है, इसने H प्लस को लूज किया तो ये A माइनस बना, अरे इसने H प्लस को लूज किया तो ये एक्सेप्ट भी तो करेगा, और एक्सेप्ट करने वाला तो बेस होता है। सिमिलरली ये बेस था तो इसने H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, ये बना, अरे इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया तो ये लूज भी तो कर सकता है, इसके कारण इसको कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी बोला जाता है। ओके, फिर लास्ट में जो एसिड बेस का थ्योरी मेरे पास दिया है आसान सा थ्योरी, वो है लेविस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये थ्योरी लेके चलता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, तो ये है ना बेस्ड ऑन जो है वो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बेस्ड ऑन डोनेशन या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर में होता क्या क्या है सर, एक तो निगेटिव चार्ज जो 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और एक तो लोन पेयर। तो इनके हिसाब से एसिड और बेस का डेफिनेशन कुछ ऐसा है, जिनको मैं एक ही एग्जांपल में लपेट सकता हूं। कैसे लपेट सकता हूं, जरा ध्यान से देखो रे। अगर मान लो मेरे पास एक एसिड है H प्लस और बेस है NH3, अगर मैं इनका रिएक्शन कर रहा हूं तो ये समझने में आसान पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। तो ये NH3 अपनी लोन पेयर डोनेट करता है, जो डोनेट करेगा लोन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज को डोनेट जो करता है डोनर, वो होता है बेस। और जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो एक्सेप्ट कर रहा है एक्सेप्टर, तो ये होता है आपके पास एसिड। इतना आसान सा थ्योरी है। तो इस एग्जांपल में अपना NH3 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो बेस है, और H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो एसिड है। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए लिख देते हैं। तो जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो बेस, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल बताओ सर, तो इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो जैसे मान लो इनको एसिड्स बोलना है, तो या तो H प्लस Cl प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज वाले, न्यूट्रल में BH3, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, ध्यान से देखना, BH3 में बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही है, 3 बॉन्ड बने तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके अलावा BH3 के AlCl3, FeCl3, ये लेविस एसिड टाइप का काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल में बात करूं सर बेसिस की, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, तो इसमें आप याद रखना Cl माइनस OH माइनस, यानी जैसे पॉजिटिव चार्ज वाले लेविस एसिड है, वैसे निगेटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज वाले लेविस बेसिस है। इसके अलावा जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं वो लेविस एसिड, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर रहेंगे, जैसे NH3 लोन पेयर है, H2O लोन पेयर है, तो ये सारे एज अ लेविस बेस काम करेंगे। ओके, इस हिसाब से देखा जाए तो अपना पानी जो है ये दोगला काम कर रहा है सर, दोगला, है ना, बिल्कुल आपके दोस्तों के जैसा दोगला काम कर रहा है ना। तो दोगला काम यानी क्या सर, जैसे मान लो आप क्या करो, H2O के पड़ोस में डालो H प्लस यानी एसिड डालो, अब ये क्या करेगा, अपनी लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और H3O प्लस बनेगा। लेकिन एक मिनट, क्या इसने लोन पेयर डोनेट करा, लोन पेयर डोनेट करा तो उस हिसाब से तो ये लेविस बेस बना। लेकिन वही अगर मैं बात करता हूं H2O के पड़ोस में NH3 डालने की, NH3 डालने की, अब की बार ये नोटिस किया गया कि ये NH3 एज अ बेस काम कर रहा है, और ये H2O अपने आप H प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो रहा है, और ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है NH4 प्लस और टेम्पररी उसके साइड में OH माइनस। अब इसने तो डोनेट करा था तो लेविस बेस इधर एक्सेप्ट करा, तो ये लेविस क्या हो गया, एसिड हो गया। तो इस हिसाब से तो दोगला बिहेव कर रहा है। तो इस दोगले बिहेवियर को ही क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक नेचर। या और कॉमन सेंस से बात करते हैं, H2O को आप डिसोसिएशन करो, ये कौन से आयंस देता है, H प्लस भी देता है और OH माइनस भी देता है, तो एसिड एज वेल एज बेस है, इसको एम्फोटेरिक नेचर बोला जाता है। सर आपने गारंटी करी थी कि क्वेश्चन आएगा, तो गारंटी कर रहा हूं क्वेश्चन आएगा, और लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर हर साल यहां से सीईटी में क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन आ चुका है, आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। याद रखना सीक्वेंस भी जरूरी है, पहले मुझे कॉन्जुगेट एसिड बताना है, बाद में मुझे कॉन्जुगेट बेस बताना है। जो कंपाउंड दिया है वो एक ही है, HCO3 माइनस। देखो अगर मुझे इसका लेफ्ट में कॉन्जुगेट एसिड बताना है, एसिड, तो क्या
अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड है तो उस टाइम पे बेस काम करेगा, और बेस का काम होता है H प्लस को लूज कर देना, तो क्या बचेगा CO3 2-। सिमिलरली अगर मैं इधर राइट में बात करता हूं तो इधर मुझे कॉन्जुगेट क्या बताना था सर, बेस बताना था। कॉन्जुगेट बेस अगर बताना है, अरे वेरी सॉरी, कॉन्जुगेट एसिड बताना है, उल्टा बता दिया मैंने, है ना। ओके, कॉन्जुगेट एसिड बताना है तो इसने बेस काम किया, बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनता है तो ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे बनेगा H2CO3। और अगर कॉन्जुगेट बेस बताना है तो ये एज ए एसिड काम करेगा, और एसिड का काम होता है H प्लस को लूज कर देना, तो यहाँ पे बनेगा CO3 2-। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के हिसाब से एट ए टाइम एक मॉलिक्यूल दोनों हो सकता है। अगर उसने H प्लस को लूज किया तो एसिड है, एक्सेप्ट किया तो बेस है, लूज करेगा तो कॉन्जुगेट बेस। अब देखो H2CO3 और CO3 2-, ये बन गया ना अपने पास ऑप्शन H2CO3 और CO3 2-। बड़े ध्यान से देखना है, आसान सा क्वेश्चन है। ओके, फिर वापस एक और क्वेश्चन देखना इस थ्योरी पे कितना इंटरेस्टिंग आया है। ये सारे क्वेश्चन 2025 के हैं, ये भी क्वेश्चन जो है अपना ये 2025 का क्वेश्चन है ना, सीईटी 2025। ओके, आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट एसिड बेस, पहले तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे HSO3 माइनस है, यहाँ पे है H2SO3, यहाँ पे तो H प्लस ऐड किया गया है, बराबर है। तो कॉन्जुगेट एसिड और बेस मुझे ढूंढना है, तो ये यहाँ पे बेस है और ये यहाँ पे एसिड है, एक तो ये चलेगा, या फिर मैं ये वाली जोड़ी ढूंढूंगा। क्या जोड़ी ढूंढूंगा? ये वाली जोड़ी। इसमें मैं नोटिस कर रहा हूं कि H3O में से H चला गया है, ये तो माइनस H प्लस हो गया, तो इसका H प्लस छोड़ दिया, तो ये यहाँ पे एज अ एसिड काम कर रहा है और ये यहाँ पे एज अ बेस काम कर रहा है। किस जोड़ी में ऐसा कुछ जुगाड़ बताया है? H2SO3 कॉन्जुगेट एसिड हो सकता है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो सकता है, एसिड के साथ बेस ये लग रहा है। H2SO3 का H2O के साथ कोई लेना देना नहीं है, H3O और H2O का कोई लेना, ये आपस में कोई मेल नहीं खा रहे। देखो क्यों, उसी ने H प्लस छोड़ना चाहिए, उसी ने H प्लस एक्सेप्ट करना चाहिए। ये कॉन्जुगेट बेस मतलब सिर्फ H प्लस लूज करने के बाद क्या बचता है और एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनता है, बस इसी में खेलना है, उसी में खेलना है। तो नो डाउट यही मेरे पास है, ये एसिड और ये बेस, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर हो जाएगा, क्योंकि इसने एक्सेप्ट करा है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, एसिड पहले बोला था ना उन्होंने, ये एसिड है, और क्योंकि इसने लूज करा है, बेस बाद में बोला था, तो ये कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। तो आसान सा क्वेश्चन समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन, ये आप लोग बताओ, आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन। वापस से एसिड बेस पेयर, इसकी जोड़ी इसके साथ चलेगी, इसने लूज करा है तो ये एसिड है ना, इसने लूज करा है तो ये एसिड है, जो बचा वो उसका कॉन्जुगेट बेस है, उल्टा इसने एक्सेप्ट करा। H2O के केस में कंपैरिजन करो, H3O प्लस बना है, मतलब इसने एक्सेप्ट करा है, ये बेस है, और ये एक्सेप्ट करने के बाद उसका कॉन्जुगेट एसिड है। किस ऑप्शन में ऐसी इंफॉर्मेशन दी है, ध्यान से ढूंढना। H3O प्लस पहले एसिड ढूंढना था, फिर बेस ढूंढना था, ये एसिड और ये बेस, ये चल सकता है। PO4 H3O ये मेल नहीं खा रहे हैं, ये भी कुछ लॉजिक नहीं है। क्यों लॉजिक नहीं है सर? अरे सर ये थ्योरी कहता है कि सिर्फ H प्लस एक्सेप्ट करो, लूज करो, बाकी कुछ मत करो, डायरेक्ट कंपाउंड चेंज मत करो, ये चलेगा। ये कॉन्जुगेट एसिड है, क्यों कॉन्जुगेट एसिड है? इसने H प्लस एक्सेप्ट करा है ना इधर, और ये बेस है, इसने डोनेट करा है, तो ये कॉन्जुगेट बेस है। तो नो डाउट ए मेरा आंसर चला गया है। एक और देखना, विच फ्रॉम द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एक्ट एज अ बेस। बेस कौन काम करेगा जब पानी में डाल दिया तो? वैसे कॉमन सेंस वाली बात है, आपको पता रहेगा। ये ऑप्शन तो गलती से टिक मत करना, नरक में जगह नहीं मिलेगा। HCl को आप टिक नहीं करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको क्या पता करना था? बेस था, कॉमन सेंस वाली बात थी। शायद से आपको पता रहेगा नहीं रहेगा, ये है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, इसको ऑक्सैलिक एसिड भी बोलते हैं, तो ये एसिड है। NH3 जो है वो एज अ बेस काम करेगा, क्योंकि आप इसको पानी में डालोगे तो ये H प्लस को लोन पे डोनेट करेगा, तो ये लेविस बेस कहलाएगा। तो NH3 बेस है, बाकी तो ऑफिशियली एसिड थे, मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा आसान क्वेश्चन दे दिया। ओके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट हमें क्या बता रहे हैं। तो हमने एसिड बेस की सारी थ्योरी भी देख ली है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो आयोनाइजेशन होता है, यानी आयंस बनते हैं एसिड एंड बेसिस के, उसको अगर हमें क्वांटिटेटिव स्टडी करनी है तो कैसे स्टडी करना चाहिए भाई हम लोगों ने। इसके लिए इन्होंने एक शब्द निकाला, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, कि एक एसिड मेरे पास है वो 90% डिसोसिएट हो रहा है, तो एक्सटेंट कितना है 90% तक।
कोई 70% डिसोसिएट हो रहा है तो उसका एक्सटेंट कितना है, अप टू 70% उसका एक्सटेंट है, इस हिसाब से चल रहे हैं। फिर इसके लिए इन्होंने एक प्रॉपर शब्द निकाला जिसको बोला जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, रिप्रेजेंट किया जाता है के स्मॉल ए से, के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और बेस के लिए के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। कैसे लिखते हैं जस्ट आइडिया दे दूं, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता। अगर मेरे पास एक एसिड HA है, वो टूट रहा है H प्लस में और A माइनस में, एक्वस एक्वस है ना, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का तरीका होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इनटू A माइनस आयंस, माने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA दैट इज रिएक्टेंट। सेम बेस के लिए भी होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां से कोई खास ऐसा डायरेक्ट न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं। ओके, अब आता है मेरे पास एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसका हेडिंग है ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ मुझे क्या कहता है, जरा समझो बात को। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये इंफॉर्मेशन देता है अरेनियस जो भी कॉन्सेप्ट था, अरेनियस कॉन्सेप्ट का क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, अरेनियस ने क्या बोला था, एसिड H प्लस देगा, बेस OH माइनस देगा, लेकिन कितना देगा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस करता ही है। या फिर इसको अपन रिलेशन बिटवीन, है ना, इसका एक और हेडिंग और भी चलता है ऐसा, और रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट K एंड कॉन्सेंट्रेशन C फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका डेरिवेशन अभी छोड़ दो, अपन नीट जो भी है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली याद रख लेना है डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू C। ये हो जाएगा एसिड के लिए, या फिर वही मान लो मेरे पास एक बेस है तो Kb लिखूंगा, लेकिन फॉर्मूला वही अल्फा स्क्वायर इंटू C। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है ना। ये है, ये एसिड पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है और ये बेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है। ओके, इसमें क्या क्या कौन होता है सर, इसको बोलेंगे अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसको बोलेंगे सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और C क्या होता है, तो नो डाउट ये कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर या मोल पर DM3। हाँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट मुझे याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। अभी 2 मिनट पहले मैंने बात किया था कि अगर मान लो एट इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस या फिर एनायंस अगर मुझे निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन यानी स्क्वायर ब्रैकेट पहना था, देखो कॉन्सेंट्रेशन, तो वो निकलेगा अल्फा इंटू C से। कैसे, अभी क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा दूंगा। देखो एक क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, क्वेश्चन क्या आ रहा है, अ वीक मोनोबेसिक अ मोनोबेसिक एसिड। पहली बात, ये एसिड है कि बेस, तो समझ जाओ ये एसिड है। व्हाट इज मीन बाय मोनोबेसिक, तो इसका मतलब होता है एक बेस को न्यूट्रल करने वाला, यानी एक H प्लस देने वाला, है ना। डिसोसिएट्स 2%, मतलब परसेंट अल्फा दिया है अपने को, परसेंट अल्फा दिया है 2। आपको पता है परसेंट अल्फा क्या होता है, अल्फा इंटू 100 होता है 2। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो अल्फा कितना हो गया, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज अल्फा कितना हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर 2 को ऊपर लेके आ गया। ये हो गया पहला सॉल्विंग। आगे बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन कितना था, C था 0.002 मोलार। इसको सही से लिखता हूं तो कितना हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलार। 3 से राइट में शिफ्ट कर दिया पॉइंट को, बराबर है। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, अरे सर कुछ भी नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, अपने को फॉर्मूला पता है Ka इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर इंटू C। यहां से तो क्वेश्चन आने वाला है, अच्छे से याद रखना, अल्फा स्क्वायर इंटू C। अल्फा कितना था सर अपने पास, अल्फा था 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय C कितना आया है 2 इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लिया 4 हो गया, 10 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको सॉल्व करता हूँ, 4 टू जा 8 इंटू 10 टू द पावर -7, 8 इंटू 10 टू द पावर -7। तो आसान से कैलकुलेशन और आसान सा फॉर्मूला, यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। फिर देखो कैसा क्वेश्चन आ रहा है, एक और क्वेश्चन आ रहा है सर, काफी इंटरेस्टिंग है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, वापस क्या के पूछ रहा है, आगे क्या दिया है वीक एसिड डिसोसिएट्स टू 0.01%। अरे सर वापस देखना, मतलब एक बात नोटिस हो रही है, ये अल्फा का वैल्यू रेडीमेड देने ही से रहे, नहीं देंगे वो लोग, वो क्या करेंगे परसेंट अल्फा देंगे। आप लोग क्या करना, बोलना ठीक है कोई बात नहीं कर लेंगे, 0.01 परसेंट अल्फा यानी अल्फा इंटू 100 होता है सर, ये दिया है 0.01,
तो फिर अल्फा कितना हुआ 0.01 डिवाइडेड बाय 100 को लिखता हूँ 10 टू द पावर 2। इसको सॉल्व करता हूँ तो इसको भी 10 टू द पावर 2, ये माइनस आ जाएगा ऊपर, तो ये 10 टू द पावर -2, ये भी ऊपर गया तो 10 टू द पावर -2, तो आंसर आ गया 10 टू द पावर -4। अल्फा कर लिया सॉर्ट। फिर उन्होंने बोला है कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दिया है, इसको इधर ही निपटा डालता हूँ सर, 10 टू द पावर -1 लिख डालता हूँ, आसान हो जाएगा। फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, कितना आसान है सर, के ए इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर, अल्फा कितना है ये 10 टू द पावर -4, इसका करना है स्क्वायर इनटू ए 10 टू द पावर -1, ये सॉल्व कर लो, स्क्वायर होता है पावर का डबल, आंसर मिल गया 10 टू द पावर -9, दैट्स इट। तो ये आसान आसान से क्वेश्चन जो है ये अपीयर हो रहे हैं। ओके, और भी देखते हैं थोड़े अलग क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी क्या है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, अब की बार के दिया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मतलब के ए कितना दिया है 10 टू द पावर -4, सी कितना दिया है 0.01, कन्वर्ट करके लिख दो 10 टू द पावर -2, है ना। ओके, ये दिया है कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज परसेंट डिसोसिएशन, अब परसेंट अल्फा पूछ रहा है, क्योंकि अपने को पता था के ए इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर इंटू सी, तो देयरफॉर इस सी को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा सर, अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू के ए अपॉन सी, इस स्क्वायर को हटाना है तो अंडर रूट लेता हूं, क्या अंडर रूट के ए बाय सी इज इक्वल टू अल्फा। अब अल्फा के लिए सॉल्व करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के कितना दिया है सर 10 टू द पावर -4, और ये कितना दिया है सी दिया है 10 टू द पावर -2, ये 10 टू द पावर -2 पर आ जाएगा, ये आंसर मिलेगा मेरे को 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 2, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 का अंडर रूट। अरे सर इसको सॉल्व करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 10 टू द पावर -1 यानी कि 0.1। अब ये आया है मेरे पास अल्फा, मेरे को निकालना था परसेंट अल्फा, परसेंट अल्फा होता है अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो गया, अल्फा कितना था मेरे पास 10 टू द पावर -1 और 100 यानी 10 टू द पावर 2, तो आंसर मिलेगा 10। तो ये 10% का ऑप्शन मेरे को मिलना चाहिए था। तो आराम से देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को हमने ऑब्जर्व किया है कि वो क्या होता है इन टाइप के क्वेश्चन में ना बीच में जाके ब्लैंक हो रहे हैं, एग्जाम के बीच में जाके ब्लैंक हो रहे हैं, गिवन देख रहे थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते ही कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो बने रहना है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, डरना नहीं इन क्वेश्चन से, ना 2-3 फॉर्मूला है उनको अगर कॉन्फिडेंटली, पहले तो फॉर्मूला अच्छे से लर्न होने चाहिए। अभी भी बता रहा हूँ, आप सिर्फ फील गुड कर रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसमें मतलब नहीं है, फॉर्मूला लर्न अभी के अभी होनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, के पूछ रहा है ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड डिसोसिएटेड टू 2%, मतलब क्या दिया है सर, अपने को परसेंट अल्फा दिया है, कितना दिया है 2, तो देयरफॉर अल्फा क्या हो जाएगा, क्योंकि परसेंट अल्फा 100 इंटू अल्फा होता है 2, तो देयरफॉर अल्फा हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि अल्फा हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2। और क्या दिया है सर, कॉन्सेंट्रेशन दिया है कितना 0.1, यानी कि 10 टू द पावर -1। क्या होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, के ए इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर, अल्फा क्या है अपने पास 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर इंटू सी कितना है 10 टू द पावर -1, सॉल्व कर लिया 2 इंटू 10 टू द पावर का स्क्वायर डबल हो जाता है 10 टू द पावर -1, 2 इंटू 10 टू द पावर -5, आंसर अपना आना चाहिए। तो ये आसान से क्वेश्चन सीईटी 2025 के, ये सारे 2025 के क्वेश्चन है सर, ये सारे 2025 सीईटी के क्वेश्चन है, सारे 2025 के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन पुराना नहीं इनमें से, सारे 2025 सीईटी के क्वेश्चन है ना। 26 दिख गया क्या, 26 में भी आएगा, टेंशन मत लो, अच्छे से फॉर्मूला कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर वापस देखो उसी टाइप का क्वेश्चन, मतलब वही 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 रिपीट हो रहे हैं, हर अलग सेट में वही क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंदर लेते हैं। ओके, क्या है ये क्वेश्चन, अ वीक बेस इज 5% डिसोसिएटेड, मतलब परसेंट अल्फा दिया है 5, तो देयरफॉर 100 इंटू अल्फा का आंसर अगर 5 है तो उस हिसाब से अल्फा हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 5 इंटू ये 100 10 टू द पावर -2 हो जाएगा ऊपर आके, ये हो गया अपना अल्फा। सी दिया है, सी कितना दिया है 0.01 मोलार दिया है, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, वही बात कर रहा है सर बार बार, के इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर इंटू, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, के ए इज इक्वल टू 5 है 25 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -2,
25 इंटू 10⁻⁻4, -4 में आंसर नहीं है, 5 में है। चलो तो इसको मैं कर लेता हूँ, -5 में करे क्या? अच्छा -5 में करे क्या? कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई क्या? नहीं नहीं, ये था मेरे पास परसेंट डिसोसिएटेड इन 0.01 मोलर, अ वीक बेस कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, ये था मेरे पास 5%, तो ये 5 ले लिया, 5/8 10⁻², 10⁻² का पावर हो गया। अच्छा ये -6 था, मैंने गलती कर दी क्या? ये था -6 में, बराबर है, तो इसको 2.5 लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 10⁻⁻5 में आंसर आएगा। 2.5 इंटू 10⁻⁻5 में आंसर आ जाएगा, है ना? ये पावर वाली गड़बड़ नहीं करनी है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चंस। फिर उसके बाद जो कंसेप्ट मेरे पास चलता है वो कंसेप्ट कुछ तो भी है, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। जिस हिसाब से अपन देख रहे हैं, ये कंसेप्ट कुछ ऐसा कहता है कि H2O के खुद के मॉलिक्यूल अपने आप ही रिएक्ट होते हैं और इनमें से कुछ एज अ बेस काम करेंगे यानी लोन पेयर डोनेट करेंगे, और इनमें से कुछ लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे एज एसिड काम करेंगे, और आपके पास आयंस बनेंगे H3O+ एंड OH-। हाँ, याद रखना ये बहुत कम होता है, इन आयंस के प्रोडक्ट को ही आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला जाता है, H3O+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कि अगर एट STP अपन बात करते हैं तो 1 लीटर अगर प्योर वाटर ले लिया, प्योर H2O ले लिया, तो ये साइंटिस्ट को नोटिस हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ यानी कि H+ इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- है, और वो मिलता है 10⁻⁷ मोल पर लीटर। एक्चुअली बहुत कम, सारे के सारे पानी खुद के साथ रिएक्ट नहीं करते। 0.000001 6 बार 0 लिखो फिर 1 लिखो, इतने कम 1 लीटर में से, 1 लीटर में 55.5 मोल आते हैं, यानी कि वो तो कितने करोड़ मॉलिक्यूल में से सिर्फ इतने रिएक्ट करते हैं। तो इससे होता क्या है, तो इसका आंसर अगर मैं लिखूं तो देयरफॉर KW इज इक्वल टू, इसके जगह पे कितना लिखता हूं STP के लिए 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁷, तो KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का आंसर मिलता है 10⁻14। वैसे यहाँ से कोई न्यूमेरिकल तो आता है नहीं, लेकिन बाय चांस डायरेक्टली पूछ लिया तो आपको याद रख लेना है। ओके, तो सेशन को करते हैं कंटिन्यू। फिर आप लोग बोलोगे कि सर ये क्या बात हुई, चेंज नजर आ रहा है। तो बस चेंज इसलिए हुआ है कि पहले जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो अपने वर्क प्लेस पे था, लेकिन अभी जो है वो कुछ इंटरप्शन आने की वजह से मैंने वापस अपने घर पे इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो मेरा छोटा सा सेटअप है। तो ओके, इसकी वजह से चेंजेस है, और वापस ब्लैक वगैरह शर्ट इसीलिए ले लिया कि थोड़ा रिफ्लेक्शन वगैरह का प्रॉब्लम कम हो जाए। लेट इट, अपना काम तो बस कंटेंट पढ़ने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से और पढ़ाई करते रहने से बनने वाला है। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं। अगला टॉपिक अपने पास जो है वो है पीएच स्केल। पीएच ये वर्ड शायद से आपको पता है, नहीं है? पीएच ये वर्ड का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से वर्ड आता है। किसी सॉल्यूशन में H+ कितने हैं, हाइड्रोजन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इससे पीएच स्केल अपना टॉपिक चल के आता है। तो सबसे पहले तो ये पीएच जो वर्ड है इसको डिफाइन किया सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने। पीएच का डेफिनेशन था कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। ये डेफिनेशन अपने को दिया है ना, ये वाला नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। सिमिलरली अगर मेरे पास बेस है तो बेस में तो आयंस OH- के होते हैं, तो उसके लिए निकलता है POH। P को थोड़ा सा स्मॉल, OH को थोड़ा बड़ा लिखने का तरीका होता है, इज इक्वल टू, गलती से किसी ने इक्वल अल्फाबेट्स में लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयंस, ऐसा ये फॉर्मूला होता है। हम लोगों को पता है पीएच स्केल जो रहता है वो स्केल 0 से लेके 14 के बीच में है। अगर उस पीएच स्केल में 0 से लेके 6.9 तक पीएच चलता है तो ऑब्वियस है वो एसिडिक है, एसिडिक पीएच है। अगर एग्जैक्ट 7 चलता है तो वो न्यूट्रल पीएच माना जाता है, और उसके अलावा 7.1 से लेके 14 तक पीएच चलता है तो नो डाउट उसको बेसिक पीएच बोला जाता है। ये अपनी पीएच स्केल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीएच और पीओएच के साथ मुझे एक और चीज का ख्याल रखना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो अपने आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से डिराइव किया गया, अपने को डायरेक्टली याद रख लेना है कि ये जो पीएच होता है और ये जो पीओएच होता है, इनका अगर मैं सम करूं तो मुझे सम मिलता है 14। तो याद रखना है पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, 14 होता है। तो कभी कभी क्या करते हैं, अपने को पीएच देते हैं और फिर ये दूसरे की इंफॉर्मेशन पूछते हैं, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, पीओएच 14 माइनस पीएच करना पड़ेगा, या फिर मान लो पीओएच दे दिया, पीएच निकालना है तो 14 माइनस करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आने वाला है वो क्वेश्चन ही आने वाला है ना। ओके, अब यहाँ पे एक जरूरी चीज जो आपको याद रखनी है
वो ये याद रखनी है कि आप लोगों को लॉगरिदम आना चाहिए, सॉल्विंग करना आना चाहिए लॉगरिदम का। तो यहाँ पे फिर आप लोगों को वही एक कंसेप्ट बता भी देता हूँ कि लॉग को कैसे सॉल्व किया जाता है ना, लॉग को आपको कुछ चीजें थोड़ी सी लर्न होनी चाहिए, और वो लर्न होनी चाहिए लॉग टू द बेस्ट 10 ऑफ 1 2 3 4 5, फिर वापस 6 7 8 9 और 10 के वैल्यूज, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे log 1 का वैल्यू होता है 0 और log 10 का वैल्यू होता है 1। यहां से रिवर्स का ट्रिक पहले बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 9 का निकालना है तो इसमें से 0.05 कम करो, 95 हो जाएगा, और 0.05 कम करो, 9 हो जाएगा, और कम करो 0.85 हो जाएगा। ये 4 के लिए ये वाला ट्रिक बता दिया मैंने। 1 थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, यहां तक के लिए। 2 का होता है 0.3, 3 का होता है 0.47, 4 का होता है 0.6, 5 का होता है 0.69, यानी ऑलमोस्ट 7 लिया तो भी चलेगा, और यहाँ पे 6 का रफली 7.8 वगैरह आता है। ये वैल्यूज मुझे पता होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, इसको लर्न कर लेना। इन 4 का ट्रिक मैंने बताया, 1 का तो हो गया, 2 का 0.3 हो गया, तो ये 2-3 लोगों को थोड़े थोड़े गैप से याद रख लेना है। अगर मान लो आपके पास नंबर आता है 7.5 का, क्या आएगा, तो रफली इन दोनों के बीच में से नंबर उठा लेना। 6.5 का पूछता है तो इन दोनों का बराबर मीडियम जो भी है ना, मिडल वाला ले लो। 6.2 है तो इसके पास में ज्यादा ले लो, 6.8 या 9 है तो 7 के पास वाला ले लो। तो ऐसे हमें आने चाहिए। ओके सर, ये तो समझ में आया कि लॉग जो होता है वो 1 to 10 के ये वाले वैल्यूज है। आगे इनको सॉल्व कैसे करना है उसका भी तरीका बता देता हूं। जैसे मान लो अपने पास क्योंकि फॉर्मूला था pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो था वो था 2 इंटू 10⁻³ आप लोग निकालो pH। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे सर? सॉल्व ऐसा करेंगे, pH मेरे पास होता है निगेटिव लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, जो मैं ये रख सकता हूँ निगेटिव लॉग टू द बेस 10, H प्लस कितना दिया है 2 इंटू 10⁻³ आप लोगों को शायद से लॉग की कुछ आइडेंटिटीज पता रहेगी। पहला, लॉग टू द बेस 10 a इंटू बी, अगर इसको सॉल्व करता हूं तो वो आता है लॉग टू द बेस 10 ऑफ a प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ b। अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा है लॉग टू द बेस 10 ऑफ a डिवाइडेड बाय b, अब मल्टीप्लाइड नहीं डिवाइडेड बाय है, तो आपको पता रहेगा लॉग टू द बेस 10 ऑफ a माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ b। ऐसे सॉल्व किया जाता है। आपको शायद से ये भी पता रहेगा कि log टू द बेस 10 ऑफ 10 रेस टू अगर कुछ x है तो उसका आंसर x आता है, जो पावर में है वो नीचे आता है। तो ये 2-3 प्रॉपर्टीज हमें log के रिक्वायर्ड होते हैं जो हमें आने चाहिए। तो जैसे सर यहाँ पे मुझे समझ में आता है log a इंटू बी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करूंगा निगेटिव log टू द बेस 10 ऑफ 2, ये ब्रैकेट बंद, प्लस a इंटू बी है ना, a प्लस बी हो जाएगा, निगेटिव log टू द बेस 10 10⁻³ इसको सॉल्व करता हूं सर तो log 2 कितना आता है, अभी अभी देखो मैंने बताया था 0.3 आता है, लेकिन इसके सामने माइनस साइन है तो ये माइनस 0.3 आ जाएगा, प्लस 10⁻x का आंसर क्या होता है x जो पावर में है, तो ये -3 एज इट इज नीचे आ जाएगा, ये -3 एज इट इज नीचे आ जाएगा, तो ये -3 और ये +3 हो जाएगा। तो बेसिकली 3 में से 0.3 गया तो 2.7 ये मेरा फाइनल आंसर pH का बन जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं, है ना, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर ये हुई पीएच की बात। अब एंटीलॉग लेने का कुछ तो भी होता है जिसको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। तो इस तरह से हमें पीएच कैलकुलेशन करना है, जो एक कैलकुलेशन मैंने बता दिया और ये आइडेंटिटीज भी थोड़ी बहुत बता दी। अब आगे देखना, जैसे मान लो अपने को बोल रहा है कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.02 मोलार मोनोबेसिक एसिड हैविंग 2% डिसोसिएशन। पहली गलती लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन H प्लस का नहीं है। टोटल एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया था सर? तो कॉन्सेंट्रेशन दिया था मुझे 0.02 मोलार, लेकिन उन्होंने बोला है इसमें से सिर्फ कितना 2% ही डिसोसिएट हो रहा है, तो सिर्फ 2% डिसोसिएट हो रहा है। मुझे पता है परसेंट डिसोसिएशन यानी परसेंट अल्फा होता है। परसेंट अल्फा क्या होता है सर? अल्फा इंटू 100 होता है। परसेंट अल्फा मेरे को कितना दिया है 2, तो अल्फा इंटू 100 क्या निकलेगा? तो ये इधर चला जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू लिखता हूँ 2/100 यानी 2 इंटू 10⁻²। कैसे? ये 100 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
उसको 10⁻² लिखूंगा, ऊपर हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। आप लोग बोलोगे कि सर आपने अल्फा निकाला, यहाँ से H+ का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगा? तो आपको मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। एट इक्विलिब्रियम, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस कैसे निकालना है? अल्फा इंटू C से निकालना है। तो आपको तो H+ ही चाहिए था, H+ कैसे निकलेगा? अल्फा कितना आया है? 2 इंटू 10⁻², और कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.02, 0.02। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻²। ये पॉइंट को आगे शिफ्ट करूंगा तो ये -2 में जाएगा, 2 2 जा 4, और ये -4 हो जाएगा। ये क्या निकला है सर? H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकला है सर। ओके, क्या H+ के कॉन्सेंट्रेशन से हम आराम से पीएच निकाल सकेंगे? बिल्कुल, एकदम आराम से हम लोग पीएच निकाल पाएंगे। तो पीएच का कैलकुलेशन आगे बढ़ाता हूँ। पीएच का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। सॉल्व करता हूँ, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10, 4 इंटू 10⁻⁻4, अभी बताया था। log A इंटू बी, log A प्लस log B, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ 4 प्लस ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 10⁻⁻4। इसको अगर मैं सर सॉल्व करूं तो क्या निकल के आता है? log 4, अभी बताया था। log 4 कितना लेना है मेरे को? log 4 लेना है 0.6। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, निगेटिव के साथ ये आ जाएगा 0.6, और ये 10⁻x तो x आएगा, -4 माइनस +4 हो जाएगा। तो कितना निकल आएगा मेरा? ये मेरा निकलेगा pH 3.4, ये निकलेगा 3.4 pH। तो 3.4 ऑप्शन कहाँ पे है सर? ये वाला, ए वाला ऑप्शन। तो क्या सारा न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया है? ओके, चलो अब देखना, मतलब यहाँ पे ये बात याद रखना कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन अपने को रेडीमेड नहीं देगा, मुझे इस चीज को याद रखना है। H+ इज इक्वल टू अल्फा इंटू C होता है, इससे याद रख लेना है ढंग से। ओके, अब देखना वापस, अब यहाँ पे थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन होता है। कैसे रिवर्स कैलकुलेशन? कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ आयंस, माने वही H+ आयंस, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। पीएच आपको दिया है, पीएच आपके पास फॉर्मूला क्या था सर? आपके पास फॉर्मूला था pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। अब आपको ये दिया है और ये पूछा है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्या करना होता है आपको? दोनों साइड से एंटी लॉग लेना होता है। एक आइडेंटिटी होती है मेरे पास, आइडेंटिटी कुछ ऐसी होती है, उसी लिस्ट में इसको डाल देता हूँ, आइडेंटिटी वाले लिस्ट में। आइडेंटिटी लिस्ट वाले याद में है ना, इधर याद रख लेना, एंटी लॉग to the anti-log of log to the base 10 of x का आंसर होता है x। माने किसी लॉग वाले चीज का मैं एंटी लॉग ले लूं तो एंटी लॉग से लॉग हो जाता है कट, और मेरे पास आंसर आता है x। ऐसी कोई बात है? तो मुझे लॉग हटाना है तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अगर एक साइड में एंटी लॉग लिया तो दूसरे साइड में एंटी लॉग लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा हो जाएगा कि एंटी लॉग ऑफ pH, एंटी लॉग ऑफ pH इज इक्वल टू, ये लॉग कट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस बचेगा। सीधी बात, ऐसे कुछ होता है। अब ये एंटी लॉग सॉल्व करना है तो क्या करना है, तो उसके लिए समझो बात को, है ना। तो वापस आके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बताऊंगा थोड़ा सा 2 मिनट एक ट्रिक एंटी लॉग का, ये तो महा डेंजर ट्रिक है भाई। इसी से 2-3 क्वेश्चन दिखने वाले हैं आप लोगों को। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में भी एक जगह पे है, थर्मोडायनेमिक्स में भी एक जगह पे है, और इस चैप्टर में तो बहुत बार है एंटी लॉग कैलकुलेशन। पहले तो आपको एक चीज याद रखना है कि मान लो अगर आपके पास एक नंबर है log टू द बेस 10 ऑफ a इंटू 10⁻x, ऐसा कोई नंबर है मान लो, क्योंकि अपना निगेटिव में चल रहा था और pH का फॉर्मूला भी कैसा था? निगेटिव में ही था। तो उसी हिसाब से अपन सॉल्व करते, मान लो इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो इस नंबर को मैं सॉल्व करते करते जाऊंगा तो ये log a इंटू बी हो गया, log a इंटू बी है ना, ये वाला नंबर log a इंटू बी है, तो log a प्लस log b हो जाएगा। इसको सॉल्व करता हूँ, निगेटिव लॉगरिदम टू द बेस 10 ऑफ a प्लस निगेटिव लॉगरिदम टू द बेस 10⁻⁻x। इसको सॉल्व कर लो सर तो आंसर मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा मुझे कुछ तो भी -y। ये a जो नंबर होता है वो हमेशा 1 से 10 के बीच में कन्वर्ट करना है। अगर कोई अगला अलग नंबर है तो पावर में एडजस्ट करो। 12 है तो उसको 1.2 करो, पावर में शिफ्ट करो बचा हुआ, ऐसा कुछ है। 1 से 10 का आंसर जो होता है वो कुछ तो 1 से कम आ जाएगा y, और प्लस इसका जो आंसर है ये x नीचे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली यही तो था अपना पीएच का फॉर्मूला। अगर ये H+ का कॉन्सेंट्रेशन होता तो यही पीएच होता, यही पीएच होता।
तो असल में अगर मैं यहाँ पे पीएच लिख रहा हूं तो ये एक्स आगे लिखता हूं और वाई लिखता हूं पीछे। ये है आपका महामंत्र, महाट्रिक। क्या ट्रिक है? पीएच इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब कंसेप्ट ये होता है कि अगर इस चीज का मैं क्या निकालता हूं, लॉग, मतलब ये लॉग निकाल रहा हूं, ये है, तो इस चीज का ये जो आंसर आएगा ना एक्स माइनस वाई, इसका एंटी लॉग ये होता है। अगर इसका लॉग टू द बेस 10 इसका ये था, तो इसका एंटी लॉग जो होता है वो पुराना नंबर होता है। इसका लॉग ये है तो इसका एंटी लॉग वो होता है। अब आपको इस ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे? तो समझो बात को। जैसे मान लो मेरे पास में ऐसे था कि pH इज इक्वल टू था, अभी के क्वेश्चन में कितना था उसी को लेके सॉल्व करते हैं। pH था 2.8, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ pH 2.8। आपको ट्रिक क्या लगानी है? pH इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। आपका जो हाइपोथेटिकल नंबर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? आपका जो आंसर आने वाला है वो आंसर आने वाला है a इंटू 10⁻⁻x। अब मेरे को बताओ, pH क्योंकि 2.8 दिया है और ये y जो है ये किसका लॉग था? इस a नंबर का लॉग था और वो x से कम आने वाला है। तो क्या ये बात सही है कि x मुझे 3 ही लेना पड़ेगा? क्योंकि 3 में से कुछ तो जाएगा तब जाके 2.8 ना आएगा। और ये x क्या था? ये x तो अपना 10 टू द पावर था, ये था, मतलब यहाँ से मेरे को आंसर का पहला स्टेप मिल गया। क्या? कि यहाँ पे जो पावर है वो 10 टू द पावर -4 होना चाहिए, क्योंकि उसी का आगे चल के 3 रहना चाहिए, 3 आएगा। अब इसके आगे मुझे क्या ढूंढना है? x माइनस वाई। y क्या होगा? अरे मेरे को बताओ, इधर 2.8 आना है तो इसमें से क्या 0.2 ही निकलेगा क्या? अब ये 0.2 यहाँ पे नहीं लिखना है। y क्या था? तो अपना जो y था वो log टू द बेस a था। अब y 0.2 आ रहा है, 0.2 किसका लॉग है जरा देखो तो सही। 0.2 बराबर इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में। ज्यादा पास किसके आ रहा है? क्योंकि इन दोनों का मीडियम जो है वो 1.5 आना चाहिए था, ये ज्यादा 2 के पास में है, तो अपन इसको 1.6 या 1.7 लेके चलते हैं, है ना, जिस तरह से ऑप्शन दिए है मेरे पास। अच्छा, ये वाला मेरे को मिलने वाला है। ओके, तो 1.6 लेके चलते हैं, रफली 1.6 तो मिल गया आंसर। ये मिल गया आपका आंसर। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? pH इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और आपका जो हाइपोथेटिकल आंसर क्या रहने वाला है? a इंटू 10⁻⁻x। आपको एग्जांपल नंबर 2 देता हूं, देखो चुटकी में हो जाएगा कि नहीं। pH इज इक्वल टू दे दिया मान लो 3.8। आपको क्या ट्रिक लगानी है? pH इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। कैसे सॉल्व करोगे? pH के जगह पे रखोगे 3.8। के कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर 3.8 लेना है, y माइनस में है, x प्लस में है, x पावर वाला होता है, 4 में से कुछ तो जाएगा तब जाके 3.8 आंसर आएगा। मतलब आपका जो आंसर था उस आंसर में 10 टू द पावर क्या चल रहा है? -4। अब यहाँ पे एक नंबर ढूंढना है। मेरे को बताओ वापस, इसमें से क्या 0.2 जाना चाहिए तब जाके आएगा? 0.2 क्या था? इस वाले का लॉग था, और वो कितना आ रहा है? रफली अपना 1.6। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। तो इस तरह से सॉल्व करना है। आपको समझ में आया है कि नहीं बताना है, नहीं तो फिर इस पे अलग एक वीडियो लेक्चर बना के पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। इस वाले ट्रिक से कर लेना। वापस मेरे को बताओ, इसको सॉल्व करना था तो कैसे सॉल्व करोगे? एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग ऑफ पीएच लेना है, माने एंटी लॉग ऑफ मुझे क्या लेना है? एंटी लॉग ऑफ लेना है मुझे 2.8 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आने वाला है। अब वापस मैंने जैसे ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक बताया था? अपना ट्रिक क्या है अभी अभी बताया हुआ, pH इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। फिर वापस मेरे को बताओ, अगर आंसर 2.8 आना है तो x कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, मतलब 10 टू द पावर -3 में आंसर आएगा। यहाँ पे कितना निकलेगा 3 में से आने के लिए? 0.2 रफली क्या है? 1.6। तो सीधा सीधा इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। क्या ऑप्शन मिल गया सर? ये वाला नियरेस्ट ऑप्शन वही है ना, 1.58 यानी 6। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देख लो, अभी आपको एक और ट्रिक भी पता चल गया। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ वीक डायबेसिक एसिड? यहाँ पे आ गया मेन गुगली। ये है तो एसिड लेकिन डायबेसिक है, इसका मतलब ये 2H प्लस देगा, 2H प्लस देगा, है ना। यहाँ पे मेन है। मोनोबेसिक यानी एक H प्लस देने वाला, दो बेस को न्यूट्रल करने वाला। 2% डिसोसिएटेड, मतलब परसेंट अल्फा दिया है, कितना दिया है? 2। यहाँ से अल्फा निकाल पाओगे, अल्फा इंटू 100 यानी परसेंट अल्फा होता है, वो दिया है 2, यानी अल्फा क्या हो जाएगा? 2/100, यानी अल्फा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ये वाली कहानी हो गई। आगे क्या दिया है? सोल्यूशन m/20 है। अरे m/20 यानी इनडायरेक्टली 1/, सॉरी m/20 नहीं, m/100, 1/100 ही हो गया।
यानी 10⁻⁻² मोलार, यही हो गया उसका कॉन्सेंट्रेशन। m/100 माने 1/100 मोलार, है ना, तो 1 मोल पर 100 काइंड ऑफ, तो 0.2 उसको ले सकते हो डायरेक्टली आप लोग। अच्छा, आपको निकालना है पीएच। पीएच का फॉर्मूला क्या है सर? पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। आपको H प्लस आयंस तो रेडीमेड दिए नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस एट इक्विलिब्रियम अल्फा इंटू सी होता है सर। अल्फा कितना आया? अल्फा इतना आया, सी उतना आया। अल्फा 2 इंटू 10⁻⁻², और m बाय को 1/100 भी ले सकता हूँ, 10⁻⁻² भी ले सकता हूँ, तो ये मिला 2 इंटू 10⁻⁻4। इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10, 2 इंटू 10⁻⁻4, लॉग ए प्लस लॉग बी, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 प्लस नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। इसको सॉल्व करता हूं तो 0.3 आंसर मिलेगा नेगेटिव में, और ये प्लस, इसका आंसर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4। 4 में से 0.3 गया तो कितना आंसर आया सर मेरा? 3.7। 3.7 का नियरेस्ट ऑप्शन किधर चला जा रहा है मेरे पास? अच्छा, डायबेसिक एसिड, एक और एक और एक और, ये बोल के वापस गलती नहीं कर सकते अपन। ये निकला मेरा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकला है, लेकिन कितने H प्लस का निकला है? एक का ही निकला है। अपना तो डायबेसिक एसिड है ना सर, तो डायबेसिक एसिड होने की वजह से मैं क्या करूंगा, ये निकला एक का, एक H प्लस का। अब मैं क्या करता हूं, देयरफॉर, क्योंकि ये डायबेसिक है, डायबेसिक एसिड है, डायबेसिक एसिड है, तो मेरे H प्लस जो रहेंगे वो 2 टाइम्स H प्लस रहेंगे, रियल कॉन्सेंट्रेशन। तो 2 टाइम्स 2 इंटू 10⁻⁻4, यानी असल में ये तो 4 इंटू 10⁻⁻4 है। स्लाइट चेंज के साथ मेरे को आंसर मिल जाएगा। क्या लिखूं यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन 4 इंटू 10⁻⁻4। कहां से याद रखा? डायबेसिक, वर्ड को नहीं भूलना है। ओके, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ 4 प्लस नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10⁻⁻4। ओके, लॉग 4 कितना आता है सर? तो ये आता है मेरे पास 0.6 प्लस ये आता है 4, तो ये आंसर चलेगा मेरा 3.2 के आसपास। 3.2 के आसपास जो आंसर चलेगा, लॉग सही से ले लो तो 3.39 वगैरह जो भी है, 3.4 वगैरह, है ना। 6 है, हाँ 3.2 कहाँ पे, 6 है ना, सॉरी 3.4। ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, है ना। 4 में से 0.6 निकला तो 3.4, यानी रफली वो वाला आंसर मिल गया। तो अप्रोच समझ में आ गया है, अच्छे से सॉल्व कर लेना है। वापस देखो क्वेश्चन कैसे आ रहा है। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज नथिंग बट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.08 मोल पर डीएम क्यूब। इसको अभी से लिख डालता हूँ, 8 इंटू 10⁻⁻2 लिख देता हूँ। फिर वापस मोनोबेसिक एसिड है, कोई झोल नहीं है, जिसका पीएच 2 है। अरे सर, पीएच अगर 2 है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे? क्योंकि आपको पता था pH इज इक्वल टू, है ना। इसको इधर ही सॉल्व कर डालता हूँ, इसको इधर सॉल्व कर डालता हूँ। क्या है? pH 2 है तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस। अभी अभी सिखाया था कि इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो एंटी लॉग ले लिया, तो मेरे पास क्या है? 2 इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 टू द सॉरी H है। इसका अगर एंटी लॉग लेना है तो 10 टू द पावर -2 आएगा, देख लेना कैसे। अपने पास वही तो फॉर्मूला था। अगर मैं इसका लॉग लेता हूँ, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10, ये इसको यहाँ पे रखता हूँ तो 2 ही आने वाला है। तो अगर सीधा नंबर है तो सीधा उसको माइनस पावर में लिखो, है ना, ऐसे वगैरह कर दो। तो ये हो गई बात। तो यहां से निकला H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी। आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है? Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। क्या मेरे पास सी दिया हुआ है, लेकिन अल्फा नहीं है। क्या मैं इसकी मदद ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी गिवन बाय अल्फा इंटू सी। तो देयरफॉर अल्फा क्या हो गया सर? अल्फा हो गया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय, ये सी इधर चला आएगा। H प्लस कितना दिया है मुझे? H प्लस दिया नहीं था, मैंने निकाला है 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय ये कितना दिया है? 8 इंटू 10 टू द पावर -2, बराबर है। बिल्कुल सही सर। -2 से -2 ये तो गया, तो इसका आंसर क्या बचा है? 1/8। एज इट इज इधर कैरी करता हूं। Ka इज इक्वल टू 1/8 अल्फा का स्क्वायर इंटू क्या है वो? 8 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको सॉल्व करता हूं सर,
ये स्क्वायर है और 8 से 8 कट हो सकता है, तो स्क्वायर क्यों करूं? 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 इंटू 8 इंटू 10⁻²। कैलकुलेशन आसान है ना? क्या हो जाएगा सर? एक 8 से एक 8 कट हो गया, इसको क्या कर देता हूं मैं 10 लिखता हूं, तो ये -3 हो जाएगा। तो ये कितने से जाएगा? 8 1 जा 8, फिर आगे क्या हो जाएगा इधर ही लिखता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास 8 1 जा 8 बच गया 2, 8 दूना 16 और 8 पंचे 40 इंटू 10⁻³ 1.25 इंटू 10⁻³ डी वाला आंसर। क्या सारे स्टेप समझ में आए? ओके चलो, फिर उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, कैलकुलेट द पीएच। वापस अच्छा यहाँ पे एक और गुगली डाल दिया, सेंटीमोलार। सेंटीमोलार यानी सेंटी 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 क्या होता है 10⁻², मोलार हमने होता है सेंटी यानी 10⁻², मिली यानी 10⁻³ तो इसको याद रख लेना है। सेंटीमोलार, सेंटी माने कितना लेना है 10⁻², मोलार एज इट इज रहेगा। मिली मोलार दिया रहता मिली, तो क्या लिखोगे 10⁻³, इससे ज्यादा तो देते नहीं है। ओके ये दिया है, मोनो एसिडिक है, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ये बेस है, कोई बात नहीं, बेस है, बेस है, इसमें OH माइनस से कॉन्सेंट्रेटेड से रिलेटेड रहेगा। अच्छा 10% डिसोसिएट दिया है, तो अपने को सर परसेंट अल्फा जो दिया है वो दिया है 10%, उस हिसाब से अल्फा इंटू 100 ही तो होता है, वो कितना दिया है 10, तो अल्फा कितना हो गया 10/100 माने कि 1/10 माने कि 10⁻⁻1 है ना, 0.1 10⁻⁻1 ये भी दिया है। ओके सर, पीएच निकालना है, वापस से बताओ पीएच का फॉर्मूला क्या था? पीएच का फॉर्मूला था नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। अरे सही है, बिल्कुल सही है। आगे बताओ, H+ का कॉन्सेंट्रेशन रेडीमेड दिया हुआ नहीं है। अच्छा पहली बात तो यहाँ पे पीएच वैसे लगेगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि ये बेस है ना सर, तो वहां से तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा, तो पहले POH निकालते हैं फिर 14 में से माइनस करते हैं। नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, मैं भी भावनाओं में बह रहा हूं, OH माइनस आयंस। अच्छा सर OH माइनस कैसा निकलेगा? अरे सर अभी तो कितनी बार बोल चुके हैं, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आता है तो H+ या OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होता है अल्फा इंटू सी। अल्फा कितना निकला है सर 10⁻⁻1, सी कितना दिया है सर 10⁻², इसका मतलब ये 10⁻³ हो गया। इसको यहाँ पे रखते हैं POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 10⁻³ 10⁻³ ये माइनस माइनस प्लस होके 3 नीचे आएगा, तो पीओएच कितना निकला सर 3 निकला। लेकिन ये अपना आंसर नहीं है, अपने को क्या बताना है पीएच बताना है, क्योंकि अपने को पता था कि ये जो होता है पीएच प्लस पीओएच का सम कितना होता है 14, तो फिर उस हिसाब से पीएच क्या हो गया 14 माइनस पीओएच यानी कि 14 माइनस 3 दैट इज 11 हो जाएगा। क्या 11 11 11 11 सी ऑप्शन है ना। तो ये आ गया अपने पास आंसर। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है आराम से टैकल। एक और क्वेश्चन देखते हैं सर, द पीएच ऑफ मोनो एसिडिक बेस, कोई बात नहीं, पीएच बेस का दिया है, बेस से पता चलता है OH माइनस, लेकिन दिया अपने साथ क्या है पीएच दिया है। कैलकुलेट परसेंट डिसोसिएशन, अरे सर परसेंट डिसोसिएशन यानी परसेंट अल्फा निकालना है। सी कितना दिया है, इसको ढंग से लिखो तो 10⁻⁻2 मोलर, ये ना 2 से राइट में शिफ्ट करो 1 इंटू 10⁻²। ओके अपने को अल्फा से निकालना है, पहली बात तो ये पीएच दिया है और यहाँ से OH माइनस निकलेगा। लोग गलती क्या करते हैं, इसी को डायरेक्ट एंटी लॉग लेते, नहीं नहीं नहीं, अगर पीएच 10 है तो पीओएच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस 10 दैट इज मेरे पास 4 हो जाएगा पीओएच 14 माइनस 10। यहां से मैं क्या करूंगा पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस सॉल्व करूंगा। पीओएच कितना है 4 इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 10 टू द पावर कुछ तो भी आने वाला है, बराबर है क्या? क्या आपको समझ में आता है? मैं डायरेक्टली यहाँ पे -4 लेके चल सकता हूँ, क्योंकि ये -4 ही तो नीचे आएगा। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस मेरे पास निकल के आया 10 टू द पावर -4। वापस से अपने को निकालना है अल्फा, अल्फा के लिए क्या था अपने पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस एट इक्विलिब्रियम या फिर H+, वो क्या निकलता है सर अल्फा इंटू सी होता है। तो अल्फा क्या हो जाएगा फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय सी, वैल्यूज पुट करता हूँ, OH माइनस कितना है रे 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय सी कितना दिया है 10 टू द पावर -2।
ये 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बचेगा -10 टू द पावर -2। ये क्या निकला है? अल्फा। मेरे को अल्फा पूछा है कि परसेंट अल्फा पूछा है? परसेंट अल्फा। परसेंट अल्फा क्या होता है सर? वो होता है अल्फा इंटू 100, दैट इज 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 10 टू द पावर +2। ये तो क्या हो गया? कट गया, 1 आ गया आंसर, 111। तो ये 1% आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर डी। तो 1% ही डिसोसिएट होता है। फिर देखना यहाँ पे अपने पीएच के सारे क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज 100% हो गए खत्म। अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा नॉलेज बेस है, इसको याद रख लेना। तो अपन जो भी डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी कि मानो फूड खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट होने के लिए अपने गैस्ट्रिक जूस में जो HCl होता है उसका पीएच होता है 2, जो कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। CET-PYQ है, याद रख लेना। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है वो 7.36 टू 7.42 के बीच में लाई करता है। एंजाइम्स इफिशिएंटली अगर काम करने तो स्पेसिफिक पीएच पे ही करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, ट्रिप्सिन नाम का ये जो एंजाइम है वो बेसिक पीएच अल्कलाइन पीएच में काम करता है। ओके, अगला कॉन्सेप्ट जहां से पक्का क्वेश्चन आने वाला है वो है अपना सर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। पक्का क्वेश्चन, गारंटी बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, फिक्स क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट क्या है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट है कि मेरे पास अलग अलग सॉल्ट्स है, अगर उन सॉल्ट्स को मैं पानी में डालता हूं तो पानी न्यूट्रल रहेगा या एसिडिक बनेगा या बेसिक बनेगा। तो वो जो चेंज इन पीएच होगा एसिडिक बेसिक न्यूट्रल रहने का, वो क्या होता है, इस स्टडी को बोला जाता है सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करना। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच कैटायंस और एनायंस ऑफ बोथ आयंस, कैटायन एनायन या फिर बोथ आयंस of salt reacts with ions of water to produce sometimes acidity, sometimes alkalinity और sometimes neutrality। ऐसा कुछ बोला जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस अब यहाँ पे सीईटी लेवल पे ये अपने को ऐसा बोर्ड टाइप में तो कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। हाँ, बस इतना बता देता हूँ। जैसे मान लो एग्जांपल आ गया, मेरे को सॉल्ट का NaCl था, इसका हाइड्रोलिसिस करना है, तो आप लोग करोगे क्या? पहले तो पहचानोगे सॉल्ट किस टाइप का है, तोड़ो इसको, Na+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा। आपको करना क्या है, जो प्लस वाला टूटता है उसको OH- जोड़ना है और वापस लिखना है, क्या हो गया? NaOH। जो माइनस वाला था उसको H+ जोड़ना है, वापस लिखना है, क्योंकि यही तो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, H+ और OH-। आयंस ऑफ सॉल्ट रिएक्ट्स विद आयंस ऑफ वाटर। उसके बाद आपको डिसाइड करना, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, कैसे पता चला? अपन ने अभी अभी सीखा था, ये किससे बना है? ग्रुप 1 और 2 का हाइड्रोक्साइड है। HCl एक इनऑर्गेनिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका मतलब क्या सर, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये भी 100% डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब जितने Na बने उतने Cl- बने, जितने NaOH बने उतने HCl बने। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या ऐसे हो रहा है, दोनों सेम टू सेम तो डिसोसिएट हो रहे हैं। इसने जितने OH- दिए उतने H+ इसने भी दिए, तो पीएच कैसे रह गया सर? न्यूट्रल ही रह गया। तो बात समझ में आ गई क्या हो रहा है? बस इसी को अपने को ढंग से सीखना है। मेरे पास टोटल होते हैं, अच्छा पहले तो मुझे सॉल्ट्स को क्लासिफाई करने को आना चाहिए, वो एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, लोगों को ये पहचानने में नहीं आता सॉल्ट कैसे क्लासिफाई करने हैं। यहाँ पे ढेर सारी लिस्ट है, आप लोग ट्राई करना, लेकिन पहले कंसेप्ट को सीख लो। जैसे मान लो मैंने इधर एग्जांपल ले लिया NaCl का, आपको पूछा कि NaCl किस टाइप का सॉल्ट है, तो अभी भी जैसे बताया था मैंने, क्या करना है आपको, Na को प्लस में तोड़ना है और Cl को माइनस में, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है, आपको पता है। प्लस वाले को OH जोड़ना है और माइनस वाले को H+ जोड़ना है, और देखना है कि वो क्या है। तो आप समझ गए, ग्रुप 1 का हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मतलब दिस इज द सॉल्ट ऑफ NaCl इज अ सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप। एक एग्जांपल दूसरा वाला लेता हूं, जैसे मान लो मेरे पास में जो एक था वो ऐसे कुछ था, इसमें से किसी एग्जांपल को उठा देता हूं, है ना। ओके, NH4Cl इस एग्जांपल को उठा लिया, आपको इसको ध्यान से तोड़ना है। NH4 टूटेगा प्लस में और Cl टूटेगा माइनस में। अभी अभी बताया था क्या करना है सर, प्लस वाले को OH जोड़ो और माइनस वाले को H जोड़ो। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH क्योंकि ये ग्रुप 1 और 2 का नहीं है तो ये वीक बेस है, तो NH4Cl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एक और एग्जांपल देख लो, इसमें क्या करना है, मान लो मैं आपको क्या दे दिया, मैं आपको दे दिया कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का देना था। एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं KCN का, इसको तोड़ो,
K प्लस में टूटेगा, Cn माइनस में टूटेगा। अभी अभी बोला था क्या करो, माइनस वाले को H जोड़ो, प्लस वाले को OH जोड़ो। अरे KOH ग्रुप 1 का है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और ये कार्बन का एसिड है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड वीक हो जाएगा। तो दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। सिमिलरली मान लो मैं आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दे देता हूं जिसमें दोनों रहेंगे वीक। तो ऐसा एग्जांपल मैं प्रिपेयर करता हूं, मान लो कुछ ऐसा CH3COONH4+, है ना, ये वाला दे दिया ना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक था। ओके, इसको तोड़ो, कैसे टूटेगा सर, CH3COO माइनस में टूटेगा और NH4 प्लस में टूटेगा। अभी अभी आपने बताया है, क्या बताया है, माइनस वाले को H जोड़ो, प्लस वाले को OH जोड़ो। ये अदर देन ग्रुप 1 एंड 2 है तो वीक बेस है, ये ऑर्गेनिक एसिड है तो वीक एसिड है। तो ये सॉल्ट रहा वीक एसिड और वीक बेस का। यहां से एक क्वेश्चन सीईटी में आ चुका है। इनमें से सारे सॉल्ट्स को आप लोग ट्राई कर लेना है। ओके, फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट क्या है, तो देखते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सादा वाला है ना, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस देखेंगे अपन। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में मुझे याद क्या क्या रखना है, जैसे कि मान लो मेरे पास में एक सॉल्ट था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। एग्जांपल लेता हूं NaCl, क्या है, Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। आप लोगों को क्या बोला था कि प्लस वाले को OH जोड़ो, माइनस वाले को H जोड़ो। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या आप लोग नोटिस कर पा रहे हो, स्ट्रॉन्ग है तो ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएट, दोनों दोनों कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएंगे। कंक्लूजन क्या है, जितने H प्लस उतने OH माइनस, तो ऐसे केसेस में पीएच कैसा रहेगा, वो तो न्यूट्रल ही रहेगा, है ना। ओके, अगला वाला केस देख लो। मैं क्या करता हूं, आपकी बार स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूं और वीक बेस लेता हूं। कैसे, ये लेता हूं मैं NH4Cl लेता हूं, तोड़ो इसको, NH4 प्लस में गया और ये Cl गया माइनस में। वापस बताओ, इसको जोड़ेंगे OH, इसको जोड़ेंगे H, अरे HCl, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हो गया वीक बेस। तो ये हो जाएगा मोर डिसोसिएट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये ज्यादा डिसोसिएट हो जाएगा। और ये हो जाएगा लेस डिसोसिएट, क्यों, क्योंकि ये वीक है। अब मेरे को बताओ, जो कम डिसोसिएट हुआ उसके आयंस कम बनेंगे, जो ज्यादा डिसोसिएट हुआ उसके आयन ज्यादा हो जाएंगे। पीएच डिटरमाइन करता है H और OH, तो ये कॉमन सेंस की बात रही कि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो H प्लस हो जाएंगे ज्यादा देन OH माइनस, तो आपका पीएच या फिर सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक, यानी वो लेस देन 7 हो जाएगा, है ना, लेस देन 7 हो जाएगा। सिमिलरली रिवर्स केस लेते हैं, एसिड को वीक लेते हैं, बेस को स्ट्रॉन्ग लेते हैं। कैसे सर, मान लो आपने ले लिया KCN ले लिया, वापस तोड़ो, K प्लस में तोड़ो सर, Cn माइनस में तोड़ो। कैसे जोड़ो, कैसे जोड़ो, प्लस वाले को OH और माइनस वाले को H। HCN एक वीक एसिड है और KOH ग्रुप 1 का है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है ट्रिक कैसे पहचानना है। अब नो डाउट बेस हो जाएगा ज्यादा डिसोसिएट, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और ये H प्लस का वीक एसिड है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कम। कंक्लूजन क्या है सर, कंक्लूजन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। OH माइनस ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, बेसिक। बेसिक यानी पीएच कितना हो जाएगा, पीएच हो जाएगा ग्रेटर देन 7, पीएच जो रहेगा वो ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, 7 से ज्यादा है ना, 8 9 10 कुछ भी हो जाएगा। एक स्पेशल केस मुझे याद रखना है कि जैसे आप लोग कंक्लूजन बता पाओगे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो सॉल्ट न्यूट्रल है, क्योंकि जितने H प्लस उतने OH माइनस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो H प्लस ज्यादा हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो बेसिक हो रहा है, तो दोनों वीक है तो क्या, तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, उनको लगता है शायद से न्यूट्रल रहेगा, जैसे दोनों स्ट्रॉन्ग तो न्यूट्रल, तो दोनों वीक, अरे नहीं नहीं, दोनों वीक है लेकिन इक्वल डिसोसिएट होते हैं, ये नहीं पता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है अगर एसिड ज्यादा डिसोसिएट हुआ, उसका K ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा। अगर बेस ज्यादा डिसोसिएट हुआ तो बेसिक बनेगा। बाय चांस दोनों अगर सेम है तो न्यूट्रल रहेगा, इसको याद रखना है। इसके लिए कुछ वैल्यूज दिए रहते हैं, लेकिन वैल्यूज छोड़ दो, महाराष्ट्र स्टेट का जो बुक दिया है उसमें 4 लोगों का कंपैरिजन दिया है, वहां से आपको सीधा लर्न कर लेना है ना, इसको लर्न कर लेना है, एक सीक्वेंस को, वैल्यू नहीं सिर्फ सीक्वेंस। वीक लोगों में भी HF जो होता है, HF वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर उसके बाद एसिटिक एसिड आता है अपना 2 नंबर पे। फिर उसके बाद आता है आपका इक्वल टू NH4OH, मतलब ये जो बेस है NH4OH,
इसका और एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, और सबसे वीक जो होता है वो HCN होता है। देखो इसको ट्रिक से कैसे याद रखने का, ये इनऑर्गेनिक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके नाम में कार्बोक्सिलिक एसिड है, कुछ तो लिहाज करेगा अपने नाम का, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा शो करेगा। NH4OH अकेला बेस है जो बीच में आता है। HCN ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये वीक है। इनऑर्गेनिक एसिड सामने, ऑर्गेनिक एसिड पीछे। ये भी ऑर्गेनिक है लेकिन इसके नाम में एसिड है तो इसको आगे याद रख लेना है। अब देखो मैं केसेस क्या बनाता हूं। जैसे मैंने क्या कर दिया, आपके पास में एक सॉल्ट बना दिया NH4F, तो आपको समझ में आ गया सर, क्या समझ में आ गया? NH4 प्लस में जाएगा तो उसको OH लगाओ, F माइनस में जाएगा तो उसको H लगाओ। अभी अभी आपने बोला था HF का डिसोसिएशन ज्यादा है, HF एसिडिक है, तो ये एसिड है तो एसिडिक बना देगा। दूसरा वाला एग्जांपल देख लेना। दूसरा वाला एग्जांपल क्या बना देता हूं मैं, मान लो मैंने क्या बना दिया, एग्जांपल बना दिया CH3COO और बना दिया NH4, इसको बना दिया। अभी अभी आप लोग सामने आंखों के सामने देख पा रहे हो, ये माइनस में टूटेगा, इसको H जोड़ दो, और ये प्लस में टूटेगा, इसको OH जोड़ दो। क्योंकि आपने अभी अभी सीखा है कि सर इन दोनों का तो डिसोसिएशन सेम ही है, तो ये पीएच कैसा रह जाएगा, न्यूट्रल रह जाएगा। तीसरा वाला केस आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लो मैंने दिया रहता है NH4CN ये वाला सॉल्ट, NH4 प्लस में टूट रहा है तो उसको OH जोड़ दो, CN माइनस में टूट रहा है तो उसको H जोड़ दो। आपको अभी अभी इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है कि ये वाला ज्यादा टूटता है, तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा क्योंकि ये तो बेस है, OH माइनस ज्यादा देगा। तो ये है ऑल अबाउट आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो सीईटी कितने आसान आसान से क्वेश्चन बना रही है और आप चुटकी में सॉल्व कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, क्या आपको ये चीज पता है, जो ब्लू लिटमस को रेड करता है वो एसिड होता है, एंड वाइस वर्सा जो रेड लिटमस को ब्लू करता है वो मेरे पास बेस होता है। क्या अपना केस यही है, रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, रेड को ब्लू कर रहा है, मतलब ये बेस की बात हो रही है। बेस की बात हो रही है मतलब क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ होना चाहिए। ये CH3CO माइनस और ये Na प्लस। अबे देखो इसको ध्यान से देखो, ये CH3COOH, और क्योंकि ये माइनस था तो इसको H लगाया, प्लस था तो इसको OH लगाया, NaOH। वैसे आंसर यही पे मिल गया, NaOH है तो बेसिक हो जाएगा। KCl में क्या होता है सर, एक तो KOH होता है या तो HCl होता है, क्योंकि K प्लस और Cl माइनस दोनों है तो ये तो न्यूट्रल रह जाएगा, न्यूट्रल। KCl अच्छा ऑप्शन रिपीट हो गया गलती से, न्यूट्रल रह जाएगा। CuCl2 की बात करता हूं तो Cu जाएगा प्लस में तो उसको तो जोड़ो OH, 2 प्लस है तो 2H, और Cl माइनस है तो उसको जोड़ो H। ये एसिडिक हो जाएगा क्योंकि H ज्यादा है, अपने को बेसिक चाहिए था, स्ट्रॉन्ग बेस वाला। विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, वापस ब्लू लिटमस रेड मतलब बेसिक पूछ रहा है अपने को, बेस बताओ बेस। तो यहाँ पे देखो ये Cu है तो Cu प्लस होता है तो उसको OH लगा दो, और SO4 होता है तो उसको H लगा दो, H2SO4। ये एसिडिक हो जाएगा, नहीं चलेगा। Na2SO4 Na प्लस है तो उसको OH लगा दो, और SO4 माइनस है तो उसको H2 लगा दो, ये न्यूट्रल रह जाएगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है। NaNO3 की बात करूं तो वापस Na प्लस है तो उसको OH लगा दो, और NO3 माइनस है तो उसको H लगा दो, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रल। Na2CO3 की बात करूं तो Na प्लस है उसको OH लगा देता हूं, और CO3 2 माइनस है तो उसको H2CO3 लिख देता हूं। ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये चलेगा, बेस स्ट्रॉन्ग है NaOH। स्ट्रॉन्ग बेस अगर है और वीक एसिड है तो वो बेसिक टर्न हो जाएगा कंसेप्ट के अनुसार। विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट्स फॉर्म्स बेसिक सॉल्यूशन, आगे वही क्वेश्चन है यार, अगेन है ना, बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा तो वही स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। Na NaOH NO3 HNO3 दोनों है तो ये तो न्यूट्रल रहेगा, 7pH। K प्लस का KOH बनेगा, Cn माइनस का HCN बनेगा, ये बेसिक है तो ये अपना काम बन गया है ना, ये बेस स्ट्रॉन्ग हो गया। क्रॉस चेक करना है तो देख लो, NH4F में याद रख लेना, NH4 OH में टूटेगा और H F में टूटेगा। आपने बोला था ना ये रिलेटिवली ज्यादा है, अपनी ट्रिक में भी उसी को सॉल्व कर लिया था। ये तो एसिडिक हो जाएगा, ये लेस देन 7 हो जाएगा, काम की बात नहीं है। इसको भी देख लेना, ये अपन ने बोला ना लर्न करना पड़ेगा, किसी को पता नहीं हो तो कंफ्यूज हो जाएगा। CH3COOH की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा है देन NH4OH, तो ये तो एसिडिक हो जाएगा, वापस नहीं चलेगा। तो ये है आपका आंसर कि KCN जो है वो K प्लस की वजह से KOH स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस रेड यानी अब की बात हो रही है एसिड की,
है ना, BRA से याद रख लेना है, ब्लू रेड एसिड। अच्छा, एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, K प्लस Cn माइनस, K प्लस का KOH, Cn माइनस का HCl, ये बेस स्ट्रॉन्ग है, बेसिक हो जाएगा। Na प्लस से NaOH और NO3 माइनस से HNO3, ये न्यूट्रल रह जाएगा, ये सेम ही है, न्यूट्रल रह जाएगा, है ना, 7 pH रह जाएगा। यहाँ पे बात करूं CuCl2 की, तो CuOH ट्वाइस, ये वीक बेस है, और Cl माइनस से HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एसिडिक हो जाएगा। अपना आंसर यहीं पे है, इसको क्रॉस चेक करना, Na से NaOH और CO3 से H2CO3, तो ये भी बेसिक हो जाएगा। ये आपका आंसर नहीं, आपको बताना था एसिडिक बताना था। तो ये ढेर सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, किसके, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के। ये सारे क्वेश्चन सीईटी 2025 के, मतलब हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है, गारंटी है। विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट्स फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन, वही बेसिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है। यहाँ पे NH4OH है, क्योंकि ये प्लस था, और ये NO3 माइनस था, तो HNO3, तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये एसिडिक हो जाएगा। NH4Cl में सेम, NH4OH से HCl बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एसिडिक हो जाएगा। NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो न्यूट्रल रहेगा। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं, Na से NaOH बनेगा और CO3 से H2CO3 बनेगा, तो नो डाउट ये बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ये बी वाला आंसर जाएगा। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट इज नॉट हाइड्रोलाइज, अरे सर इन्होंने तो कुछ लैंग्वेज ही बदल दिया। नॉट हाइड्रोलाइज का मतलब क्या है, इससे पीएच न्यूट्रल ही रहेगा, पीएच को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल रहेगा, मतलब अनअल्टर्ड रहेगा। अगर पीएच अनअल्टर्ड रहेगा, तो इसका मतलब वही हो रहा है ना सर, अनअल्टर्ड। ओके, यही है कि उसमें हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। इनडायरेक्टली आपको बता दूं, पीएच न्यूट्रल रहता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें ऐसे बोला जाता है कि हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं, तो वही ढूंढना है अपने को। तो न्यूट्रल रहने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में ये होगा। यहाँ पे मैं अगर बात करूं, तो ये Na का है NaOH और CO3 का है H2CO3, इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोलिसिस होगा। K से KOH और H से HNO3, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसके वजह से ये काम हो जाएगा कि इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। बाकी चेक कर लेना, एक स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है, एक स्ट्रॉन्ग है, वीक है। ओके, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस। अब नाम दिए हैं जानबूझ के, आप लोग स्ट्रक्चर बना लेना। अमोनियम फ्लोराइड, अमोनियम है तो वो NH4 होता है और फ्लोराइड होता है। अमोनियम एसेटेट NH4 और CH3COO, ये एसेटेट और ये अमोनियम, ये फ्लोराइड और ये अमोनियम। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और अमोनियम साइनाइड NH4Cn। क्या आप लोग नोटिस कर पा रहे हो, इसके टुकड़े करें तो NH4OH HF दोनों वीक है, CH3COH NH4OH वीक है, NH4OH और HCl वीक है, लेकिन इसके टुकड़े करो तो इसके टुकड़ों में क्या हो जाएगा, NH4 तो हो जाएगा OH, लेकिन ये हो जाएगा HCl, ये वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये वाला आपका आंसर है, नॉट डिराइव्ड बोला गया है। ओके, यहाँ पे हो गया आपका एक और कॉन्सेप्ट खत्म, जहां से फिक्स क्वेश्चन आने वाला था, मैंने एक करके सारे क्वेश्चन पॉसिबिलिटी कर दिए खत्म। अब बात करते हैं अगले वाले कंसेप्ट की, वो है आपका बफर सॉल्यूशन। याद रहे, बफर सॉल्यूशन वो होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप लोग थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करो तो पीएच चेंज नहीं होने देता है। अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंज इन पीएच, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने देता है, थोड़ा सा पॉइंट्स में हो भी सकता है। ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस, थोड़ा सा अगर आप लोग एसिड या बेस डालोगे तो चेंज नहीं होने देता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। इनके डेफिनेशन से क्वेश्चन आ रहा है, उसको थोड़ा सा डिटेल में सीखते हैं। पहला मेरे पास है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है सर, एक ऐसा बफर एसिडिक, जो नाम में है ना, वहां से ट्रिक याद रख लेनी है। ट्रिक, ट्रिक क्या है, जो उनका नाम रहेगा, जो नाम है वो वीक होना चाहिए, जो नाम है वो वीक होना चाहिए, वो वीक होना चाहिए, यहां से याद रखना चाहिए। और फिर उसी का सॉल्ट लेना है विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये एसिडिक बफर है तो वो वीक होना चाहिए, तो ये बनेगा वीक एसिड एंड उसी का सॉल्ट एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे याद रख लेना है। इसका एग्जाम्पल तैयार करते हैं। एग्जाम्पल,
इसका एग्जाम्पल कैसे तैयार करना है, दुनिया का कोई भी ले लो वीक एसिड, मान लो किसी ने ले लिया CH3COOH, अब उसी का सॉल्ट बनाना है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, मान लो HCl। आपको करना क्या है, इसका OH, अच्छा विथ स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये क्या बात हुई, स्ट्रॉन्ग बेस है मान लो, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या लेते हैं सर, NaOH लेते हैं। एसिड का H और इसका OH हटा देना है आपको, तो बचेगा क्या, CH3COO माइनस और उसके साइड में आ जाएगा Na प्लस, है ना। तो ये था ना आपके पास CH3COOH, तो आपने क्या कट कर दिया, यहां से H को निकाला, यहां से OH को निकाला और इन दोनों को जोड़ दिया, वो हो गया उसका सॉल्ट। एक और न्यूमेरिकल, जहां से अगर ये नहीं पूछा डेफिनेशन तो न्यूमेरिकल पक्का आ रहा है, एग्जाम में पक्का आ रहा है। तो पीएच ऑफ बफर अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें pKa प्लस लॉग टू द बेस 10, ऊपर लेना है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय नीचे लेना है एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। इस फेमस इक्वेशन को हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन बोला जाता है। अच्छा मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं मशक्कत कम करता हूँ, इस इक्वेशन को बोला जाता है हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन, नाम लर्न नहीं किया तो भी चलेगा, इस इक्वेशन को याद रखना है। यहाँ पे जो पीके है वो सीईटी आसान तरीके से रेडीमेड दे देती है पीके डायरेक्टली यूज करने को, लेकिन टेक्निकली कभी कभी पीके नहीं देते, तो पीके कैसे निकलता है, तो निगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ के का वैल्यू, जो आपको के देंगे एग्जाम में उसका निगेटिव लॉग ले लो, लॉग तो मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है, इससे निकलेगा अपना बफर ऑफ एसिडिक। सेम टू सेम याद रखना है मुझे, किसमें, बेसिक बफर में। देखो वही ट्रिक की बात हो रही है, ट्रिक की बात क्या हो रही है अपने, ट्रिक की बात हो रही है कि जो नाम में है, जो नाम में है वो वीक होना चाहिए, वो वीक चाहिए, वो वीक चाहिए, ये है अपना ट्रिक, वो चाहिए वीक। तो कैसे, तो समझो बात को, आप लोग क्या करोगे, आप लोग है ना इसका एग्जाम्पल तैयार करोगे, दुनिया का कोई भी एक ले लो वीक बेस, है ना, तो बेसिक है ना, तो वीक बेस क्या हो गया सर, मान लो NH4OH, तो आपके पास एक वीक बेस रहेगा एंड इट्स सॉल्ट, उसी का सॉल्ट, इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कैसे बनाना है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, ये अपना वीक बेस था NH4OH, एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, HCl था, यहां से H निकालो, यहां से OH निकालो, तो क्या बचा आपके पास NH4Cl, तो ये बन गया आपका एग्जाम्पल, है ना। तो एग्जाम में क्या करो, जो नाम में दिया है वो वीक है कि नहीं ढूंढो, खत्म कहानी। ओके, इसका अगर आपको पीओएच निकालना है, क्योंकि ये बेस है ना, तो बेस का पीएच थोड़ी निकलेगा, पीओएच निकलेगा, वही फॉर्मूला है, क्या है, पीकेबी प्लस लॉग टू द बेस 10, ऊपर रखोगे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और नीचे रखोगे बेस है तो बेस का कॉन्सेंट्रेशन। अगेन पीकेबी रेडीमेड नहीं दिया तो आपको क्या करना होता है, निगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ केबी लेना होता है, अगर नहीं दिया तो, लेकिन सीईटी रेडीमेड देता है। ओके, इन बफर के कुछ प्रॉपर्टीज कर लो, फिर थोड़ी न्यूमेरिकल भी निपटा लेंगे। बफर पीएच को चेंज नहीं होने देता जब आप लोग थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालते हो, इसमें पानी डालते हो, डाइल्यूट करते हो, या फिर इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखते हो। एप्लीकेशंस में से सीईटी 2025 और सारे ही एग्जाम में क्वेश्चन दिखे हैं। पहला तो इन बायोकेमिकल सिस्टम्स, आपको याद रखना है कि अपने ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.36 टू 7.42। इसको कौन मेंटेन करता है, तो इसको रखता है कार्बोनिक एसिड बफर। क्या नाम है इसका, कार्बोनिक एसिड बफर, कार्बोनिक एसिड बफर, कार्बोनिक एसिड बफर होता है, ये याद रखना। बाकी एग्रीकल्चर में भी जो है कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स वगैरह जो है जरूरी होते हैं, उसके कारण अपन बोलते हैं कि मिट्टी का परीक्षण करना है, सॉइल टेस्टिंग करनी है, वो इसीलिए होता है। चॉइस ऑफ फर्टिलाइजर पीएच डिपेंड करता है। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री में जो है वो पेपर, डाई, इंक इंडस्ट्री में बफर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है कि पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन, इसमें कौन सा बफर होता है, तो याद रखना सोडियम सिट्रेट सिट्रिक एसिड बफर। सिट्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है, उसके साथ सोडियम सिट्रेट और सिट्रिक एसिड। इतना ही नहीं, आपका जो एंटासिड होता है, एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, या फिर इसको बोलेंगे अपन मैग्नीशियम सिट्रेट बफर, तो वो अपने एंटासिड में यूज होता है। उसके अलावा अच्छा ये कैसे बनता है, ये वाला प्रोसेस दिया तो अभी तो इसको मतलब अलग से याद मत रखना, वही सोडियम सिट्रेट से याद रख लेना है। ओके, फिर वापस एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले यूथ से भी एक क्वेश्चन पूछा था, अगर मुझे ग्रुप 3A के कैटायंस जो होते हैं उनका कंफर्मेशन टेस्ट करना है,
तो पीएच जरूरी होता है 8 to 10 और उसके लिए NH4OH और NH4Cl बफर यूज करते हैं। ये चीज पीवाईक्यू में पूछी गई है। ओके, क्वेश्चन क्या क्या आते हैं सर? पहला क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है? विच फ्रॉम द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ बफर? दो प्रकार के बफर होते हैं, एक तो एसिडिक और एक तो बेसिक। जो नाम में है वो वीक होना चाहिए। एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, ये काम यहीं पे हो गया। एसिटिक एसिड CH3COOH एक वीक एसिड है और सोडियम एसिटेट CH3COONA उसका सॉल्ट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड कोई मेल नहीं खा रहा है। जो एसिड या बेस है उसी का सॉल्ट होना चाहिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और वो सोडियम का दे रहे, कुछ लॉजिक नहीं है। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड इलॉजिकल ऑप्शन है। एसिटिक एसिड अमोनियम क्लोराइड इलॉजिकल ऑप्शन है। वीक एसिड या वीक बेस होना चाहिए और उसी का सॉल्ट होना चाहिए विथ स्ट्रॉन्ग अपोजिट वाला। एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, अच्छा एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर है तो जो नाम में है वो क्या था आपका? वीक होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड गलत है, स्ट्रॉन्ग बेस इसका कोई संबंध नहीं आता। वीक एसिड एंड सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस बिल्कुल करेक्ट है। वीक बेस थोड़ी है, जो नाम में है वो वीक होना चाहिए, तो यहाँ पे वीक एसिड से ट्रिक था, फिर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसको ढूंढना था। ओके, फिर आते हैं अपने पीएच ऑफ बफर के आसान वाले क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लो। क्वेश्चन देख पा रहे हो? फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसेटेट, सोडियम एसेटेट यानी CH3COONA, इस सॉल्ट का, ये सॉल्ट है अपने पास, सॉल्ट, इसका कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं। दिया क्या है? 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड आपको दिया है 0.1, 0.1। इसको मैं अभी से लिख के रखता हूँ 10 to the power -1। ओके, बफर सॉल्यूशन जिसका पीएच कितना दिया है? 5.5 और पीके रेडीमेड दिया है। फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग टू द बेस 10। ऊपर लेना है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय नीचे लेना है एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया है सिवाय सॉल्ट के, है ना? ओके, रख देते हैं सर। पीएच कितना दिया है? 5.5 इक्वल टू पीके कितना दिया है? 4.5 प्लस लॉग टू द बेस 10। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है 10 to the power -1। इस प्लस वाले को इधर लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा? 5.5 में से 4.5 चला गया, तो आंसर कितना आ गया मेरे को? ये लेफ्ट साइड का आंसर आ गया 1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 10 to the power -1। अब इसी के लिए आपको एंटी लॉग सिखाया है। अगर मुझे ये लॉग हटाना है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटाने के लिए इसका एंटी लॉग लेता हूँ। एंटी लॉग ऑफ 1 क्या होता है? 10, क्योंकि 10 का ही तो log 1 आता है। अगर log टू द बेस 10 1 आता है तो इसका मतलब 1 का एंटी लॉग जो होता है वो क्या होता है? 10 होता है। तो बस रेडीमेड मिल गया क्या? 10 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय 10 to the power -1। ये 10 to the power इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 10 to the power 1 इंटू 10 to the power -1 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो क्या हो जाएगा? 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो 1 किधर ऑप्शन है सर मेरे पास? ये वाला सी वाला ऑप्शन। तो ये एंटी लॉग वाला सही से सीखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। व्हाट इज द पीएच ऑफ बफर? अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय मिक्सिंग। ये है एसिटिक एसिड यानी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, और ये है सोडियम एसिटेट यानी कि सॉल्ट हो गया। ये हो गया मेरे पास सॉल्ट, सही से देखो, और ये प्रॉपर एसिड हो गया, है ना? ये सब कुछ दिया है। क्या है फॉर्मूला? पीएच इज इक्वल टू पीकेए 4.7447 प्लस लॉग टू द बेस 10। ऊपर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 5 इंटू 10 to the power -2। क्या सही लिखा है मैंने? इसको लिख सकता हूँ ना 0.05 को, डिवाइडेड बाय इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 इंटू 10 to the power -2। आसान हो गया कैलकुलेशन। ये 1 2 से 2 गया, बचा 5। log 5 कितना लेते हैं अपन? log 5, तो log 5 अपने पास में होता है 2 का तो हो गया 0.3, 3 का हो गया 0.47, 4 का हो गया 0.6, 5 का हो गया 0.69 माने कि 7। तो रफली मैं इसका आंसर ले लेता हूँ 0.7। तो पीएच इज इक्वल टू 4.7447 प्लस 0.7। इस पीएच को अगर मैं ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना? इधर अगर ऐड करूं तो 4.7 में 0.7 सीधा सीधा मिल देता हूँ, 7 दूनी 14, 5 समथिंग का जो भी ऑप्शन है ना, 5.44 वाला,
5.44 अच्छे से ढंग से ऐड करके देख लेना। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है ये, इसको सही से सॉल्व कर लेना है। व्हाट इज द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग? इतना दिया है वीक एसिड, इतना दिया है सॉल्ट और ये दिया है पीके, मतलब एकदम सॉर्टेड। क्या फॉर्मूला है सर? पीएच इज इक्वल टू, ध्यान से पढ़ो, पीकेए 4.68 प्लस log टू द बेस 10, ऊपर सॉल्ट लेना है, सॉल्ट क्या दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -2। देखो मैं कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, ध्यान से लिखना, इसको लिखूंगा 1 इंटू 10 टू द पावर -2। क्या हो जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा, log 2.3 होता है, तो पीएच कितना मिला, देखो कैलकुलेशन कितना आसान है, 4.68 प्लस 0.3, तो ये 6789 4.98 जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा पीएच का, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन सीईटी में अपीयर हो रहा है। ओके, वापस देखो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर कंटेनिंग 0.04 NaF। याद रखना NaF एक सॉल्ट है और HF एक एसिड है, ये तो वही फॉर्मूला हुआ सर, ये सारे क्वेश्चन 2025 के हैं। pH इज इक्वल टू pKa 3.142 प्लस log टू द बेस 10, सॉल्ट क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर -2 और एसिड क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको पावर कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ, ये जाएगा 2.3, वापस pH इज इक्वल टू 3.142 प्लस 2 का लॉग कितना होता है 0.3, pH इज इक्वल टू, ये हो गया 3.442, 3.4 ये वाला आ गया अपने पास आंसर। समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके चलो, फिर अपने पास जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट यानी क्या होता है सर? तो जैसे मान लो मेरे पास एक सॉल्ट है AgCl, ये कैसे ब्रेक हो रहा है रिवर्सिबली, Ag प्लस और Cl माइनस, ये स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है, वेरी वेरी लेस सोल्यूबल होता है। तो इसके आयंस का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो उसी को सोलिबिलिटी प्रोडक्ट बोलना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, दैट्स इट। अगर मान लो मेरे पास कोई एक सॉल्ट ऐसे होता CaCl2, जो कैसे टूट जाता Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में। अब क्योंकि Cl दो आए हैं तो इसका केस पे निकलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस रेज टू 2, इस तरह से आ जाएगा ये वाला। ओके, कुछ सॉल्ट दिए है जिनको ढंग से तोड़ो, BaSO4 को तोड़ो, Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो इसका KSP क्या निकलेगा, KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस, ऐसे निकलेगा। CaF2 को सही से तोड़ो, Ca2 प्लस और F2 माइनस, Ca2 प्लस और 2F माइनस, सॉरी, है ना, वो रेस टू 2 हो जाएगा। Bi2 को तोड़ो, 2Bi3 प्लस प्लस 3S2 माइनस, अब वो सर पे लिख देना आप लोग। इसको ध्यान से तोड़ो, 3 कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2 PO4 3 माइनस, है ना। तो बस जिसके सामने जो नंबर है वो सर पे लिखना है, वो आपको आंसर मिल रहा है। ओके चलो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जरा टाइम देख लेता हूं। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस आयंस। Pb2 प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ बोल रहे हैं। PbS का सॉल्यूशन है जिसमें इतने जो भी है ना, डीएम क्यूब ऑफ सल्फाइड आयंस है। अब ध्यान से देखना, KSP रेडीमेड दिया हुआ है। पहले तो मैं तोड़ दूं, किसको तोड़ दूं, PbS को। कैसे टूटेगा, Pb2 प्लस और S2 माइनस सल्फाइड में। इसका KSP कैसे निकलेगा सर, इसका KSP अगर मैं सॉल्व करूं तो वो निकलेगा KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस आयंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 माइनस आयंस। क्या क्या दिया है मुझे, KSP दिया है कितना, 8 इंटू 10 टू द पावर -28 इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस, वही तो पूछा है। सल्फाइड का दिया है, कितना दिया है सल्फाइड का अपने को, 1 इंटू 10 टू द पावर -11। तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको इधर भेज दो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस इज इक्वल टू सर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर -28 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -11 ऊपर आ गया तो +11 हो जाएगा, और ये 28 में से मेरा गया 11, तो ये मिलेगा मेरे को 17 के आस, है ना। तो आंसर मिलेगा मेरे को 8 इंटू 10 टू द पावर -17 वाला, ये वाला सी वाला। आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आते हैं तो अपने को उसको स्किप नहीं करना है। फिर एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद क्या रखना है, रिलेशन बिटवीन सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। अभी अभी अपन जो बोल रहे थे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट,
और एक सॉल्ट का मोलार सॉल्युबिलिटी क्या होता है। डेफिनेशन वाला पार्ट अपन स्किप करेंगे, नोट्स में पढ़ लेना, इतना कुछ टेंशन नहीं लेना है। बस आपको याद रखना है कि मान लो अगर आपके पास एक AX और BY ऐसा कोई सॉल्ट है, कैसा, AX और BY, जो कैसे डिसोसिएट होता है, XA प्लस में और YB माइनस में। अगर ऐसे डिसोसिएट होता है, अब ये B प्लस होता है, ये YX माइनस होता है, ये अपन नहीं लिखेंगे ना, YX जो भी है वो डायरेक्टली प्लस माइनस बोलेंगे। तो यहाँ पे ए के कितने मोल्स है X और बी के कितने हैं Y, तो आपका जो KSP होता है वो होता है X रेस टू X इंटू Y रेस टू Y इंटू सोल्यूबिलिटी रेस टू X प्लस Y। अब अगेन डेरिवेशन नहीं, सीधा सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, तो वैसे याद रख लेना है सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बन गई कहानी, X रेस टू X, Y रेस टू Y, S रेस टू X प्लस Y। कैसे सॉल्व करना है तो देख लो क्वेश्चन, सीधा सीधा आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलार सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे AgBr को सॉल्व करते हैं, कैसे टूटेगा सर, Ag प्लस में टूटेगा और Br माइनस में टूटेगा। Ag के सामने कुछ नहीं है तो x1 और Br के सामने भी कुछ नहीं है तो y भी 1, तो क्या आएगा, KSP इज इक्वल टू 1/1 इंटू 1/1 इंटू S रेस टू 1 प्लस 1, यानी कि KSP इज इक्वल टू 1 का 1 तो गया, S का स्क्वायर, है ना, इतना आसानी से आ जाएगा। PbI2 को तोड़ो, Pb2 प्लस प्लस 2 आयोडीन माइनस, x का वैल्यू कितना मिला 1 और y का वैल्यू कितना मिला 2, तो क्या मिल रहा है, KSP इज इक्वल टू 1/1 इंटू 2/2 इंटू S रेस टू 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करता हूं तो क्या हो रहा है, 4s का क्यूब, KSP का आंसर। इस थर्ड वाले को तोड़ते हैं, 3 कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2 PO4 3 माइनस, क्या पता चल रहा है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या मिल रहा है, KSP इज इक्वल टू 3/3 इंटू 2/2 इंटू S रेस टू 3 प्लस 2। इसका करना, सॉरी 3/2 नहीं, 3/3 हो जाएगा, क्यूब करना है, x रेस टू x। 3/3 किया तो मेरे का 3 3 9 9 3 27 इंटू ये 4 हो गया, है ना, और ये हो गया S रेस टू 5 हो गया लिटरली। इसको अगर सॉल्व करता हूं तो मैं 108 जाएगा, क्या 108 S का रेस टू 5, है ना, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 7 28 8 1 10, 108 S का 5 हो जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। ओके, अब एक और छोटा सा क्वेश्चन जो जनरली सीईटी में नहीं पूछा जा रहा है रिसेंटली 2-3 सालों में, लेकिन ये पॉइंट एनसीईआरटी में है और टेक्स्ट बुक में भी है, तो ये क्वेश्चन आ तो सकता है बाय चांस। ऐसा होता है कि आप ये इक्विलिब्रियम पढ़ के कोई सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन बनेगा कि नहीं बनेगा बता सकते हो। एक कंसेप्ट होता है आयोनिक प्रोडक्ट और एक ऑलरेडी सीख रखा है KSP। दोनों को सॉल्व करने का तरीका सेम है। अगर एक सॉल्ट मेरे पास A प्लस में और B माइनस में टूटता है तो इसका IP और KSP निकालने का तरीका सेम ही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस, ये तरीका सेम ही है दोनों को सॉल्व करने का, सेम ही। लेकिन फर्क क्या है सर, तो KSP ये जो होता है ये सिर्फ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर करता है, और ये जो होता है अंडर एनी कंडीशन सॉल्व किया जाता है। कभी भी रिएक्शन शुरू करी 5 मिनट में गए, मल्टीप्लिकेशन निकाला वो IP है, लेकिन बराबर इक्विलिब्रियम पे गए तो वो KSP है। अगर मान लो तुम्हारे IP का और KSP का आंसर सेम ही आता है, मतलब जब आपने कैलकुलेट करा और जब आइडियल कंडीशन पे इक्विलिब्रियम पे था वो सेम था, इसका मतलब उस टाइम पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा था। अगर मान लो आपने जो कैलकुलेट करा A प्लस इंटू बी माइनस का आंसर वो ज्यादा आ रहा है, किससे, KSP से ज्यादा आ रहा है। KSP कब आया था, इक्विलिब्रियम पे, मतलब आप इक्विलिब्रियम से आगे गुजर चुके हो, सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो गया है और इस टाइम पे प्रेसिपिटेट बनेगा। सिमिलरली मान लो आपका IP KSP से कम आया होता, IP अगर कम आ रहा है इसका मतलब जब आपने आयनिक प्रोडक्ट बनाया तब इक्विलिब्रियम से भी कम आयंस थे, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, ऐसे याद रखना है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आसान से। अपना जो फॉर्मूला था x रेस टू x, y रेस टू y, s रेस टू x प्लस y। कैलकुलेट आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट Ba in mole per dm cube when equilibrium attained if solubility product is, जब इक्विलिब्रियम आया है तो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा।
आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया है। सॉल्ट क्या है, Ba। कैसे टूटेगा, Ba को तोड़ो सर, B प्लस में और A माइनस में, X का वैल्यू भी 1, Y का वैल्यू भी 1। KSP जो रहेगा वो क्या आना चाहिए, 1:1, 1:1, S:1 + 1, यानी कि KSP जो आपका निकलेगा वो निकलेगा S का स्क्वायर। अरे सर, कॉन्सेंट्रेशन यानी ही सॉल्युबिलिटी होता है। वो जो कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है ना आयंस का, जितना सॉल्युबिलिटी होगा उतना ही तो कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो सॉल्युबिलिटी आपको कॉन्सेंट्रेशन माने सॉल्युबिलिटी निकालना है। दिया है केएसपी, दिया है क्या है, केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यही तो होता है केएसपी। तो आपको बोला है तो एस क्या निकलेगा, दोनों को अंडर रूट करो, तो इसका स्क्वायर हटाना है तो इसको अंडर रूट करो, अंडर रूट ऑफ केएसपी, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2.7 इंटू 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करो सर, इसको लिखता हूँ 27 ने 270 लिख डालता हूँ, सीधा बड़ा नंबर में कन्वर्ट। अच्छा वैसे भी आपको अगर बता दूं सॉल्व सही से करो तो, सही से सॉल्व करो तो आपको पता है कि 2.7 ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ज्यादा हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर अगर मेरे पास ऑलरेडी 10 में है तो पावर बाहर निकल के 5 ही होने वाली है। मुझे बस ढूंढना है 2.7 का रूट क्या आएगा। 2.7 का रूट आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, वो आपको रफली 1.6 के पास में मिल जाएगा। कैसे करोगे, 1.6 इंटू 1.6 करके देखो, है ना। ओके, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ B2A सॉल्ट, B2A सॉल्ट मतलब कैसे टूटेगा, B2A, अब यहाँ पे ट्रिक है, 2B प्लस में और A माइनस में, यानी कि X का वैल्यू 2 है और Y का वैल्यू 1 है, ये आना बहुत जरूरी था। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी सीधा सीधा KSP दिया है, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी मतलब S पूछा है, तो क्या इक्वेशन लगाओगे आप, इसके देखो इक्वेशन लगाओ, KSP इज इक्वल टू 2:2 इंटू 1:1 इंटू S:2 + 1, तो ये क्या 4s का क्यूब चल रहा है। तो आपको क्या करना है, KSP दिया हुआ है ना, KSP दिया हुआ है आपको, KSP दिया हुआ है, तो आप क्या करो, इस 4 को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, s का क्यूब इज इक्वल टू, KSP का वैल्यू कितना दिया है सर, KSP का वैल्यू दिया है, इसको मैं क्या करता हूँ 3.2 को 32 इंटू 10⁻⁻12 लिख देता हूँ, चलेगा क्या, ये वाला इसको 32 कर देता हूँ, 4 से डिविजिबल में जाएगा ना तो कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, ये चला गया। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा, s इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, क्योंकि ये 3 था ना पावर में, 8 इंटू 10⁻⁻12 है, क्यूब रूट में पावर 3 टाइम्स कम हो जाता है, तो 12 का कितना 10⁻⁻4 हो जाएगा, और 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 10⁻�4 में मेरा आंसर चला जाएगा, सी ऑप्शन सही है। देखो क्यूब रूट वगैरह में आसान से नंबर दे रहा है सीईटी, सीईटी को भी पता है बच्चों को क्वेश्चन 55 सेकंड्स में सॉल्व करना है। ओके, वापस एक और क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी इतना दिया है, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एजीबीआर कैसे टूटेगा, एजी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी आर माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि KSP इज इक्वल टू 1:1 इंटू 1:1 इंटू S:1 + 1, सीधी भाषा कर दू तो KSP इज इक्वल टू S का स्क्वायर, देयरफॉर S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP लगा दो, कार्यक्रम हो गया। KSP कैसे सॉल्व करोगे, S इज इक्वल टू अंडर रूट लगा दो, किसको अंडर रूट लगा दो, 4 9 को मैं क्या करता हूँ 49 लिखता हूँ, -14 हो जाएगा, क्या पावर बढ़ जाएगा अगर इसको शिफ्ट कर दो तो, S इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻⁻7, 7 इंटू 10⁻⁻7। समझ में आ रहे सारे कैलकुलेशंस, आसान आसान से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। एक और टाइम पास कर लेते हैं, टाइम पास क्या क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना सीईटी पे। सोल्युबिलिटी ऑफ बाइनरी, बाइनरी मतलब वो BA टाइप का सॉल्ट है, AB टाइप का, 2 आयन से बना है, उससे ज्यादा नहीं, इतना दिया है। अब की बार क्या दिया है, सोल्युबिलिटी दिया है, अरे वाह सोल्युबिलिटी दिया, अब रिवर्स पूछ रहा है ना। ओके, लेकिन याद रहे यहाँ पे दिया है ग्राम पर डीएम क्यूब, चलो अपने को जो चाहिए था वो क्वेश्चन मिल गया रे, यहाँ पे दिया है ग्राम पर डीएम क्यूब और यहाँ पे दिया है मोल, मतलब मोलार मास दिया है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको जो बतानी है, वो जो KSP जो होता है वो मोलार होता है, तो पहले तो मुझे किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम को करना पड़ेगा मोल में कन्वर्ट। तो ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं सर, पहले तो मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मोलार कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, तो मैं निकलूंगा गिवन मास, या फिर आपको ये वाला फॉर्मूला, वैसे जो मैंने थ्योरी स्किप की थी वहां पे है, अगर आपको मोलार सॉल्युबिलिटी निकालनी है, मोलार सॉल्युबिलिटी, तो आप क्या करते हो, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर
सोल्यूबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब लेते हो और उसको डिवाइडेड बाय मोलर मास करते हो। क्यों सर ऐसे? देखो, अगर वजन ग्राम में है और उसके मोल्स करने हैं तो अपन क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास ही तो करते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने को। बस ऐसा काम करना है, मोलर मास से डिवाइड करना है। तो इसको पहले मोलर मास से निपटा देते हैं, क्या हो जाएगा फिर? इसको मैं अच्छे से लिख दूं इस नंबर से डिविजिबल होने के लिए 112 इंटू 10⁻⁻6, इसको बड़ा कर दो अपॉन 112, तो आपका मोलर सॉल्युबिलिटी कितना हो गया 10⁻⁻6 मोल पर डीएम क्यूब हो गया अभी, है ना? ये आ गया मोल पर डीएम क्यूब, एमडीएम क्यूब मिली नहीं लगना चाहिए, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब में हो गया। अब सीधा सीधा सॉल्व करो, बस यही ट्विस्ट था, बाकी तो आ गया। क्या था? वो बाइनरी सोल्यूबल है ना, मतलब x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1 है, क्योंकि वो सॉल्ट आपका ए बी टाइप का था, ए प्लस में टूटा और बी माइनस में टूटा, बाइनरी टाइप का था। अच्छा, KSP क्या होता है? 1:1 इंटू 1:1 इंटू S⁻1+1 दैट इज s का स्क्वायर। s कितना आया है अपना? वो है 10⁻², इसका स्क्वायर करो तो 10⁻12 में आंसर मिलेगा, सीधा सीधा 10⁻12, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस ये वाली चीज याद रखनी है, सॉल्युबिलिटी ग्राम में दी है तो उसको मोल से डिवाइड करो, वो मोलार सॉल्युबिलिटी बन जाता है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो मेरे पास आता है वो है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट का आसान सा क्या कंसेप्ट है जरा आपको बता दूं। इनका कहना है कि मान लो आपके पास एक वीक एसिड था CH3COOH जो रिवर्सिबली टूट रहा है CH3COO माइनस में और H प्लस में, ऐसे अगर टूट रहा है, ऐसे टूट रहा है, वीक है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, इक्विलिब्रियम में होता है। अगर ऐसे में इफ ऐसे में आप क्या करते हो, अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन अगर डालते हो, कॉमन आयन अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो इसका कॉमन आयन वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है CH3COONA। अब क्योंकि मैंने ग्रुप 1 का सोडियम लगा दिया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, जल्दी टूटेगा, ये CH3COO माइनस प्लस Na प्लस देगा। अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलायर्स प्रिंसिपल, आपको पता है ली चैटेलायर्स प्रिंसिपल बोलता है कि आप अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट ऐड करोगे, एक रिवर्सिबल रिएक्शन, ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये रिवर्सिबल नहीं था, ये तो टूटेगा ही टूटेगा, ये रिवर्सिबल है, उसमें अगर आप प्रोडक्ट ऐड करते हो तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा, रिएक्शन ऐड करते हो तो प्रोडक्ट आगे जाएगा। आपने क्या कर दिया, कॉमन आयन कौन सा डाल दिया आपने, CH3COO माइनस, ये आयन डाल दिया, आयन को कर दिया ऐड। अब ऐड करोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन जाएगी रिवर्स, ये तो प्रिंसिपल कहता है, आपने जो चेंज करा है रिएक्शन उसको मिनिमाइज करती है, तो रिएक्शन जाएगी रिवर्स। रिएक्शन रिवर्स जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी जो सोल्युबिलिटी वो डिक्रीज हो जाएगी, सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। कैसे सर? अरे ये रिएक्शन अगर रिवर्स चली गई तो इसकी क्वांटिटी जो सोल्यूबल थी अब वो इनसोल्यूबल हो गई ना, दैट्स इट। क्या कंक्लूजन याद रखना है कि कॉमन आयन इफेक्ट में अगर अपन क्या करते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड जो कि वीक है उसमें अगर कॉमन आयन डाला तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ से कोई डायरेक्टली क्वेश्चन रिसेंटली लास्ट ईयर और इस ईयर नहीं आया है, तो यहाँ पे ये चैप्टर 100% पूरे सारे क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज के साथ हुआ है कवर, सारे 2025 के, जरूरत पड़ी तो एक आध क्वेश्चन 2024 का भी मैंने इंक्लूड कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज 100% डन है। लेकिन एक बात है कि आपको कंसिस्टेंसी ही रिजल्ट देने वाली है, आपको पढ़ाई करते रहना है, इवन दो जो भी है बीच में ब्रेक्स आएंगे, कुछ डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, टाइम पास आएगा, तो आप लोगों को थोड़ा कुछ दिन बने रहना है, क्योंकि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, और कॉलेज लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छा इन्वायरमेंट। तो बस इसके लिए मोटिवेट रहने के लिए एक लाइन बताता हूँ और सेशन को करते खत्म, कि अपना जुनून ऐसा होना चाहिए कि लग चुकी है अब तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, लग चुकी है अब तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, बैड इंसिडेंसेस, लो मार्क्स, नेगेटिव फीलिंग, ठोकरे कहती है मारा जाएगा लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। थैंक यू क्लास, स्टे कनेक्टेड।